जय गुरु। जय गुरु जी, संगत जी। शुक्राना गुरु जी का, गुरु जी ने अपनी सेवा में रखा हुआ। सबसे बड़ा शुक्राना गुरु जी ने अपने साथ जोड़ा और उसके बाद बड़ा शुक्राना कि गुरु जी ने अपनी सेवा में रखा हुआ है और हमेशा रखे रहें। संगत जी थोड़ा-सा गला अ, ख साथ नहीं दे रहा है, बट जितना भी है उतना समझ में आ जाएगा। तो उस चीज़ के लिए सॉरी। अ, मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहूँगी जब हम गुरुजी से कनेक्ट हुए थे, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि हमेशा शुरू से शुरू करना चाहिए। तो शुरू से शुरू करने के लिए मैं 25 साल कुछ बहुत अच्छे से फिगर्स याद नहीं रहते हैं क्योंकि बहुत पुरानी बात हो गई। तो कुछ 25 एक साल पीछे जाना चाहेंगे। मैं टीनेज में थी और मैं थोड़ा-सा अपना बैकग्राउंड बता देती हूँ जिससे कि सत्संग शेयरिंग में संगत जी को समझने में थोड़ा ईज़ी रहेगा। हम लोग बेसिकली एनसीआर रीजन से हैं, रोहतक, हरियाणा से। फिलहाल मैं बैंगलोर में रहती हूँ और मेरा नाम नेहा आंटी है। तो हम लोगों की जब जर्नी शुरू हुई थी, मैं बहुत छोटी थी और मेरे फादर जो कि एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर की पोस्ट पे उस टाइम पे काम कर रहे थे। ही इज़ अ साइकोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन। वो एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं जहाँ पे हरियाणा में थोड़ा-सा चलता है कास्टिज़्म पंजाबी जाट का। तो बीइंग पंजाबीज़ ही वाज़ ऑन द हेड पोस्ट। तो ही वाज़ वर्किंग फ्रॉम इयर्स ओवर देयर। वो अपना जैसे भी उनका जो एक लाइफ़स्टाइल है वो फ़ॉलो कर रहे थे, पूरा अच्छे से काम कर रहे थे एंड लेट मी टेल यू क्लैरिफाई हियर कि यहाँ पे हम लोग अभी तक गुरुजी से जुड़े नहीं थे। और नोइंगली मेरे फादर का क्योंकि मई-जून में नॉर्थ इंडिया में बहुत गर्मी रहती है, तो यूजुअली इट्स ऑफ डेज़ मतलब स्कूल्स की भी छुट्टी रहती है और सब ऑफ रहता है। तो मेरे फादर मॉर्निंग में हमेशा वॉक पे जाया करते थे, आज भी जाते हैं। उस टाइम पे नोइंगली मेरे फादर का एक्सीडेंट कराया गया था किसी के थ्रू जो कि उनको उस पोस्ट पे देखना नहीं चाहते थे या व्हाटएवर रीज़न्स मे बी। और वो एक्सीडेंट सिर्फ एक्सीडेंट के लिए नहीं हुआ था, वो एक्सीडेंट किसी और पर्पज़ से किया गया था कि पूरा ही जो है मतलब जान लेने के पर्पज़ से। तो अ, उस टाइम पे संगत जी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं थी, मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते थे, सिर्फ लैंडलाइन्स होते थे और जैसे डैड गए हुए थे मॉर्निंग में वॉक पे, तो हमको नहीं पता था, हम लोग घर पे थे, हम लोग अपना रूटीन कंटिन्यू कर रहे थे। ऑल ऑफ अ सडन अराउंड 10 साढ़े 10 बजे के करीब मम्मी को लैंडलाइन पे कॉल आता है जो कि हमारे नेबर का ही था। तो उन्होंने बोला ऐसे-ऐसे दल साहब का एक्सीडेंट हो गया है और आपको मैंने उनको पीजीआईएमएस रोहतक में काफ़ी काफ़ी फेमस बड़ा हॉस्पिटल है। तो वहाँ पे उनको मैंने ऑटो करके या जैसे भी करके मैंने उनको भिजवा दिया, आप लोग वहाँ पहुँचो। इट वाज़ लाइक उन्होंने कुछ एक्सप्लेन भी नहीं किया था कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। हमें लगा कि मेबी क्योंकि छुट्टी का टाइम चल रहा है तो एवरीवन इज़ लाइक ठीक है थोड़ा-सा आराम से चलते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने 10 साढ़े 10 बजे तक ज़्यादा बॉदर नहीं किया। जब हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे तो हाँ, डैडी जो है वो उनको लेटा रखा था स्ट्रेचर पे और जो उनका लेग था, नी से नीचे का जो एरिया होता है संगत जी, वहाँ पे 2 बोन्स होती हैं, वो दोनों पूरी तरह चूर-चूर हो चुकी थी। और हाँ, जो क्योंकि सिंस छुट्टी टाइम चल रहा है, मैंने पहले ही शेयर किया ये चीज़, जो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, वो बेसिकली डैडी के फ्रेंड हैं बट स्टिल ही वाज़ ऑन ऑफ। तो जैसे मैंने बताया कि मोबाइल्स नहीं होते थे, आजकल तो मोबाइल्स हैं, हम 1 मिनट में कहीं पे भी कम्युनिकेट कर लेते हैं। उनको मैसेज भिजवाया गया, वो अपनी वेकेशन पे जा रहे थे उसी दिन। तो उन्होंने अपनी वेकेशन कैंसल करी एंड ही केम बैक रनिंग कि इतना सीवियर हुआ है तो आई शुड बी देयर टू हेल्प हिम। तो उनका एमआरआई, सीटी स्कैन सब हुआ, पता चला कि काफ़ी सीवियर हुआ है। दैट वेरी डे ही डिडन्ट टोल्ड एनीवन कि हाँ, मतलब मॉम को हम तो ख़ैर मैं तो बहुत ही छोटी थी। मेरा ब्रदर और मेरा गैप काफ़ी है, तो वो मेरे से भी ज़्यादा छोटा था। तो उन्होंने बेसिकली किसी को कुछ बोला नहीं और डायरेक्ट सर्जरी के लिए ऑपरेशन का जो भी हुआ उन्होंने कर दिया। एंड संगत जी उस टाइम पे अब जो टेक्नोलॉजी है वो तो इट्स लाइक मतलब
अभी तो कुछ भी पॉसिबल है मेडिकल फील्ड में, क्योंकि सिंस अब मैं खुद भी एक डॉक्टर हूँ, मेडिकल प्रैक्टिस करती हूँ, तो चीज़ें बहुत चेंज हो चुकी हैं। उस टाइम पे संगत जी इतनी टेक्नोलॉजी ना तो थी और ना ही चीज़ें इतनी सिंपल और ईज़ी होती थी। तो आई स्टिल रिमेंबर कि डैड को बाहर, मतलब जैसे अभी अंदर रॉड्स डल जाते हैं, उस टाइम पे बाहर लंबी-लंबी रॉड्स डलती थी और वो डली हुई थी जब वो सर्जरी से बाहर आए। और जो डॉक्टर के वर्डिंग्स थे, सिंस माय मॉम इज़ अ, मतलब बिकॉज़ हमारे वो फ्रेंड काइंड ऑफ थे और हैं आज भी, उनको पता था कि मेरी मॉम एक स्ट्रॉन्ग लेडी हैं। उन्होंने जस्ट ये बोला कि अगर चल सके तो चल सके, बाकी है मुश्किल। तो इट वाज़ लाइक हमारे लिए तो एक, मतलब दुनिया ही बदल गई कि अच्छे भले डैड सुबह वॉक पे गए थे और कुछ नहीं था और ऑल ऑफ अ सडन ये हो गया कि चल सके तो चले, नहीं तो पता नहीं। और ये तो बहुत दूर की बात थी, उस टाइम पे तो ये था कि अभी पहले ये देखना है कि क्योंकि हड्डियाँ चूरा-चूरा हो चुकी थी, वो जुड़ेंगी, नहीं जुड़ेंगी, क्या होगा, कैसे होगा, कितना क्या लगेगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। एनीवेज़ ही गॉट शिफ्टेड टू प्राइवेट वार्ड और ये कुछ 2-4 महीने बाद की बात है, या बहुत, मैं नंबर्स तो बहुत अच्छे से नहीं बता सकती हूँ। एक अंकल हैं दिल्ली में, जो कि गुरुजी के फॉलोवर थे उस टाइम पे, एंड उनको मेरे डैड को किसी प्रोफेशनल काम से मिलना था। तो ही रीच्ड आउट टू डैड्स ऑफिस कि अंकल, वो सॉरी डॉक्टर साहब, ऐसे-ऐसे करके। तो उनको पता चला कि वो हॉस्पिटल में हैं और 3-4 महीने से ऑफिस ही नहीं आए हैं। तो ही थॉट कि 3-4 महीने से ऑफिस नहीं आया, सिंस ही नोज़ हिम, तो ही थॉट कि मे बी कुछ मेजर इश्यू है। ही, मतलब उन्होंने जैसे-तैसे भी अपना नंबर निकाल के, बात करके, घर का नंबर लेके वो ही रीच्ड आउट टू हॉस्पिटल और उन्होंने हमें कुछ नहीं बोला, बट सिंस ही वाज़ अ फॉलोवर ऑफ गुरुजी, उन्होंने अपने मन में ही जो बोला होगा और हमें पता भी नहीं था। उसके बाद उनसे हमारी कोई बात नहीं हुई। हम लोग 5-6 महीने जो भी रहा वहाँ का हॉस्पिटल का प्रोसेस, वो कंप्लीट किया, घर आए एंड फॉर अ ब्रीफिंग आई एम टेलिंग यू कि मेरे डैड को अपने पैरों पे आने में 6 इयर्स लगे थे ऑलमोस्ट। तो हुआ ये कि उसके बाद वो चले गए और हम लोग अपनी लाइफ में, जैसे धीरे-धीरे करके इंसान कोई भी झटका हो, सँभल ही जाता है। वी आल्सो गॉट कि ठीक है, अभी हो गया, अभी वापस बैक टू लाइफ आना है। तो उस टाइम पे वो जिस प्रोफ़ेशनल काम के लिए आए थे वो हुआ नहीं था। तो फॉर्च्यूनेटली उनका वापस चक्कर लगा। मतलब मेरे डैड के ऑफ़िस में। बाय दैट टाइम माय डैड वाज़ ऑन स्टिक और समथिंग, अब अच्छे से याद नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ऐसे-ऐसे हमारे गुरुजी हैं। ये संगत जी एम्पायर स्टेट की बात है, जब हम गुरुजी से कनेक्ट हुए थे। तो ऐसे-ऐसे वो दिल्ली एम्पायर स्टेट में, मैं आपको एड्रेस दे देता हूँ। और गुरुजी की आज्ञा है, क्योंकि उस टाइम पे गुरुजी जब तक आज्ञा नहीं देते थे, तब तक आप किसी को बुला नहीं सकते थे। तो उन्होंने बोला ऐसे-ऐसे है, आप आ जाना। तो हमने कहा ठीक है, वी विल सी। अभी डैडी को उन्होंने ऑफ़िस में बोला, डैडी ने मम्मी से बात करी, तो हमें सोचते-सोचते थोड़ा टाइम लगा। और सिंस इट वाज़ क्योंकि हम लोग रोहतक से बेसिकली बिलॉन्ग करते हैं, हम लोगों का घर रोहतक में था, तो वो भी एक था कि कम्यूटिंग का थोड़ा-सा देखना, काफ़ी चीज़ें थी। तो उसको करते-करते हम लोग जब हमारा हुआ, तो मम्मी ने और हम लोगों ने सबने यही डिस्कस किया कि एक बार जाके आएँगे, बिकॉज़ संगत जी जब हम अपनी ज़िंदगी में कई ऐसी चीज़ें देख लेते हैं, तो हमारे मन में ना कहीं भी किसी भी जगह के लिए मना नहीं होती है। और सिंस गुरुजी का दरबार तो ऐसा है कि अगर गुरुजी ने बुलाना है तो कोई कहीं से भी पहुँच जाएगा, और अगर गुरुजी की इच्छा नहीं है तो आप बाहर खड़े रह के भी अंदर तक नहीं जा सकते हैं। तो हम लोग पहुँच गए और उन्होंने हमें कोई ज़्यादा ब्रीफिंग नहीं दिया था गुरुजी के बारे में, क्योंकि मतलब हमने ज़्यादा पूछा नहीं और उन्होंने ज़्यादा बताया नहीं, बस इतना ही सिनेरियो था। तो उन्होंने बस इतना ज़रूर बोला था कि ऐसे-ऐसे हमारे गुरुजी हैं। और टिल दैट टाइम, जब तक गुरुजी ने चोला नहीं छोड़ा था संगत जी, ये बात किसी को भी नहीं पता थी कि गुरुजी हिमसेल्फ इज़ महाशिव। मतलब ठीक है, गुरुजी के मिरेकल सबने देखे हैं, हमने भी बहुत देखे हैं, बट ये बात किसी को भी क्लियर नहीं थी। तो अ, उन्होंने बोला कि ऐसे-ऐसे आपको बात नहीं करनी है और गुरुजी से, और आपस में भी नहीं, और जो भी मिले बस वो पूरा फिनिश करना है और मना किसी चीज़ को नहीं करना है। तो सिंस संगत जी हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया में बहुत बाबाओं के बारे में और वो सब आपको पता ही है, हर जगह अब तो है, काफ़ी
नॉस्टैल्जियाज़ रहते हैं कि क्या है, कैसे है। एनी हाउ वी रीच्ड टू एम्पायर स्टेट। हम थोड़ा लेट हो गए थे सिंस हमने दूर से जाना था। तो जब हम पहुँचे, थोड़ी संगत रह चुकी थी, सत्संग खत्म हो चुका था। गुरुजी चोला चेंज करके फॉर्मल्स में आ चुके थे। गुरुजी वाज़ वेयरिंग व्हाइट कलर का ट्राउज़र और शर्ट का कलर अब मुझे याद नहीं है, विद व्हाइट शूज़ एंड हिज़ लुक वाज़ मेस्मराइजिंग। और गुरुजी अपनी गद्दी पे भी नहीं थे, गुरुजी राइट हैंड साइड में थे। और थोड़ा-सा मतलब सिंस उतनी भी छोटी नहीं थी, बट ठीक है, छोटे तो थे ही हम। जैसे ही हम एंटर हुए, हमें लगा सब खत्म हो गया, अभी कुछ है नहीं। एंड साइड में एक बड़े यंग से मतलब बेल्ड पर्सन खड़े हैं। वो इंसान नहीं लग रहे हैं। मतलब ऑब्वियसली नो गुरुजी की पर्सनैलिटी एक अलग लेवल पे हिट करती थी। तो अ, उन्होंने बोला ये गुरुजी हैं, जो अंकल हमारे साथ थे। एंड वी वर लाइक ये गुरुजी हैं? एंड गुरुजी का जो ऑरा था, आई कांट इवन एक्सप्लेन इट टू यू संगत जी। मन मैं चाहूँ भी तो वो ऑरा वर्ड्स में कभी भी शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। और जैसे ही बोला तो गुरुजी ने मेरे डैड का नाम लिया सामने से कि हाँ, डॉक्टर ढल हो ते रोहतक तो आए हो, लंगर करके जाना ते आंदे रहा करो। एंड इट वाज़ लाइक हमें उस टाइम पे इन वर्ड्स की अहमियत नहीं पता थी संगत जी। एक तो वो पहली बार था, दूसरी बात बहुत टाइम बाद ये चीज़ें समझ में आई। तो हमें लगा अच्छा, ओके ठीक है, जो भी है अभी लेते हैं। संगत जी हम लोग ऐसी फैमिली हैं आज भी जो चाय नहीं पीते हैं। एंड वहाँ पे वेरी फर्स्ट डे हमारे पास 2 बार चाय आई, आई डोंट नो हाउ बट आई। क्योंकि लंगर मतलब सत्संग भी खत्म हो चुका था। यूजुअली चाय प्रसाद सत्संग से पहले सर्व होता था। बट वो शायद गुरुजी का ही कोई टेस्ट था या महिमा थी। तो हम लोगों का हुआ कि ठीक है, थोड़ा चाय लिया, लंगर लिया, लेके और हम लोग बाहर आ गए। और गुरुजी भी वहाँ पे सबसे बात थोड़ा बहुत ही करते थे, गुरुजी बहुत कम बोलते थे संगत जी। तो जो भी था वो एंड अप हुआ और हम लोग घर आ गए। और गुरुजी संगत जी उसके बाद गुरुजी ने ऐसा जोड़ा कि हम जो ये सोच के गए थे कि हम शायद एक ही बार जाएँगे और दोबारा का देखेंगे। उसके बाद संगत जी ऐसा हुआ कि देयर इज़ नो लुकिंग बैक टिल नाउ। और ये जर्नी तब से चली आ रही है संगत जी, जब हम नोइंगली गुरुजी को अपनी तरफ से जानते तक नहीं थे। बट क्योंकि गुरुजी हमें जानते थे, गुरुजी की शरण में हम थे, तो वो हमारे लिए तब भी बड़ी बात थी और आज भी बहुत बड़ी बात है। तो गुरुजी ने तब भी लाइफ सेव की, जब गुरुजी ने हमें फिज़िकली अपनी शरण में नहीं लिया था। उसके बाद संगत जी अ, हम लोग काफ़ी टाइम तक एम्पायर एस्टेट जाते रहे। गुरुजी ने काफ़ी लोगों को बोला हमारे सामने कि आपको आना है, इस दिन आना है। हम लोगों को ऐसा कभी कुछ नहीं बोला, गुरुजी ने कभी मना नहीं किया, क्योंकि शायद गुरुजी अंदर से जानते थे सिंस मेरे मॉम-डैड दोनों वर्किंग थे। और हम लोग उस टाइम पे स्टूडेंट्स होते थे, मैं तो स्कूल में थी जब कनेक्ट हुई। फिर धीरे-धीरे करके मैं जब 2007 आया तो आई वाज़ इन माय डॉक्टरेट। आई गेस फर्स्ट और सेकंड ईयर था, मुझे अब अच्छे से याद नहीं है। तो देयर गुरुजी तक हम जाते रहे, वहाँ तक वो जर्नी चलती रही। और गुरुजी ने बहुत सारे करिश्मे दिखाए संगत जी, जो प्रैक्टिकली मतलब जो कहते हैं ना कि प्रैक्टिकल गुरु हैं। गुरुजी के बहुत कम शब्द हैं, गुरुजी के बहुत कम रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बट जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं संगत जी, वो हम सबको फॉलो करने चाहिए। क्योंकि गुरुजी का जब गुरुजी चोले में होते थे संगत जी, एक ऑरा होता था, जो हमने फ़ील किया है। उसके बाद हम लोग सैटरडे मैक्सिमम सत्संग्स पे जाया करते थे। कभी और छुट्टी ऑफ डे होता था तो हम लोग तब भी जाया करते थे। एंड हम काफ़ी साल तक एम्पायर स्टेट गए। फिर गुरुजी ने खुद आज्ञा दी कि अब आप बड़े मंदिर जाया कीजिए। फिर हम उसके बाद बड़े मंदिर जाना स्टार्ट हो गए। तो संगत जी जब हम एम्पायर स्टेट जाया करते थे उस टाइम पे जब गुरुजी चोला चेंज करके, क्योंकि हम लोग कई बार जल्दी पहुँच जाया करते थे। तो जब गुरुजी चोला चेंज करके आते थे अपने रूम से
और जब वो चोला कई बार हमें टच होता था, तो संगत जी ये मेरा पर्सनल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि लिटरली वाइब्रेशंस हो जाती थी बॉडी में। एंड जब वो गुरुजी जाके गद्दी लेते थे, तो ऑरा, वैसे तो संगत जी जब तक गुरुजी चोले में थे वो ऑरा ही डिफरेंट था, अभी भी उतना ही मेस्मराइजिंग ऑरा है। बट हम लोग गुरुजी से बहुत डरते थे क्योंकि वो एक ऑरा डिफरेंट लेवल पे हिट करता था। और जब भी गुरुजी आके गद्दी पे विराजमान होते थे, गुरुजी काफ़ी संगत से इशारों-इशारों में ही खूब बातें किया करते थे, सिर्फ़ आँख का इशारा। और संगत जी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि पास में अगर मेरे मॉम भी बैठी हैं, तो उनको पता नहीं चलेगा। तो इससे रिलेटेड मैं एक सत्संग शेयर करना चाहूँगी। जैसे मैंने बताया कि मैं डॉक्टरेट कर रही थी जब गुरुजी ने चोला छोड़ा 2007 में। उससे 1 या 2 साल पहले की बात है ये। मेरा एडमिशन का कुछ था क्योंकि मुझे पेड सीट पे एडमिशन लेना नहीं था और फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा क्लियर हुआ नहीं था। तो काफ़ी परेशान रहती थी कि गुरुजी क्या करें, क्या ना करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे होगा, क्या होगा? तो संगत जी, गुरुजी के तब भी बहुत डिफरेंट तरीके होते थे जवाब देने के और हर संगत से वो अलग तरीके से कम्युनिकेट करते थे और आज भी वही है। तो मुझे अच्छे से याद है, मैंने जाते-जाते अपने मन में टेलीपैथिकली मैंने गुरुजी को ये बोला था कि गुरुजी आज तो जवाब दे ही देना कि क्या होने वाला है? क्या होगा? क्या मैं पेड सीट पे, क्योंकि सिंस संगत जी हम लोग, मेरे मॉम-डैड दोनों ही वर्किंग क्लास हैं, तो मैं पेड सीट पे एडमिशन नहीं लेना चाहती थी। तो ये बात ऑब्वियसली गुरुजी को तो पता ही थी। तो मैंने गुरुजी को ये बोला था इंटरनली टेलीपैथिकली कि गुरुजी अगर कुछ होना है तो बता दो और अगर नहीं होना है तो वो भी बता दो। और आज जाने से पहले-पहले अगर आपने मुझे बता दिया, तो मतलब मैं उसको ग्रीन सिग्नल समझूँगी, नहीं तो मैं देखूँगी कि अपना मतलब रास्ता चेंज करना है, क्या करना है, कैसे करना है। एंड ट्रस्ट मी संगत जी, वो दिन जब मैं एम्पायर एस्टेट में गुरुजी की आज्ञा लेके हम लोग बाहर निकल रहे थे, गुरुजी ने आँखों में मुझे बोला कि हो जाएगा। अब वो कब होगा, क्या होगा, वो उन्होंने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया। बट वो गुरुजी का हो जाएगा से मुझे एक होप आ गई कि हाँ, गुरुजी ने बोल दिया है तो हो जाएगा। संगत जी, तब तक हम गुरुजी को गुरुजी की तरह ट्रीट करते थे। हम लोगों को ये नहीं पता था कि गुरुजी महाशिव हैं। बट गुरुजी को गुरुजी की तरह ट्रीट करते हुए भी एक कहीं न कहीं मन में था कि अगर गुरुजी ने कही है कोई चीज़, तो वो डेफ़िनेटली होगी। और 1 साल मुझे ड्रॉप करना पड़ा, बट मेरा एडमिशन हुआ। और संगत जी, जितना आज हम इज़िली गुरुजी के स्वरूप्स, गुरुजी के लॉकेट्स, गुरुजी की ब्लेसिंग्स को एक्सेसिबल हैं, उस टाइम पे इतना ईज़ी एक्सेस किसी चीज़ का नहीं दे रखा था गुरुजी ने। शायद वो हमें हर चीज़ की इम्पोर्टेंस समझाना चाहते थे। तो ये इनिशियल ईयर्स की बात है जब हम गुरुजी से जुड़े थे। मुझे याद है तब ज़्यादा संगत के पास ब्रेसलेट तो मतलब नेक्स्ट उसमें होते थे, लॉकेट्स या फिर स्वरूप्स होते थे गुरुजी के, छोटे पॉकेट स्वरूप्स या फिर थोड़े से बड़े, इतने बड़े-बड़े स्वरूप्स भी नहीं होते थे तब। तो मैंने काफ़ी संगत के गले में देखा, मैंने मम्मी को बोला, मम्मी मुझे भी गुरुजी का जो उस टाइम पे हम फ़ोटो बोलते थे। तो गुरुजी का फ़ोटो चाहिए। तो जैसे मैंने पहले ही बताया संगत जी कि वहाँ पे कुछ भी ऐसे गुरुजी से माँगना, बोलना अलाउड नहीं होता था। तो मम्मी ने मुझे बोला कि ठीक है, गुरुजी को बोलो मन में ही, जैसे भी करना है करो, अभी हम क्या कर सकते हैं? तो मैंने कहा ठीक है। गुरुजी को बोला जस्ट ऐसे ही जैसे उस टाइम पे संगत जी टीनेज में भी थोड़ा बचपना होता था। तो गुरुजी को मन में बोला कि गुरुजी लॉकेट तो चाहिए अभी, आपकी फ़ोटो वाला लॉकेट तो मुझे पहनना है। तो गुरुजी इज़ काइंड इनफ, उन्होंने वो मेरी बात कुछ 5-6 महीने में ही मतलब पूरी कर दी। मैं फिर से दर्शन करके बाहर निकल रहे थे और एक अंकल हैं, अ, वो आए, उन्होंने मेरा हाथ खोला, गुरुजी का पेंडेंट रखा और हाथ बंद कर दिया। और कई लोग थे पूरी लाइन में संगत जी, कई लोग थे उस लाइन में, सिर्फ मेरे हाथ में वो था। तो शुक्राना गुरुजी का हर चीज़ का, गुरुजी ने छोटी-छोटी, गुरुजी वर्ड्स पढ़ते हैं संगत जी, हमारी छोटी से छोटी ख्वाहिश भी उनको
तब भी पता थी जब वो चोले में थे और आज भी पता है क्योंकि तब शायद गुरुजी के पास बाउंडेशंस थी, लिमिटेशंस थी। आज गुरुजी के पास कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। क्योंकि उस टाइम पे गुरुजी इंसानी चोले में थे, बट आज गुरुजी ओमनी प्रेज़ेंट है। शायद वो इस टाइम पे जितनी भी संगत सुन रही है, यहाँ भी, वहाँ भी, सब जगह प्रेज़ेंट है। तो ये थी मेरी जर्नी जो कि हमने जब हम गुरुजी से कनेक्ट हुए और हम लोगों ने गुरुजी के पास जाना शुरू किया। अब आगे की जर्नी मैं थोड़ा-सा और स्पेसिफ़ाई करूँगी संगत जी, क्योंकि ये इस प्लेटफ़ॉर्म पे मेरा फर्स्ट सत्संग शेयरिंग है। तो जैसे मैंने बताया मेरे डैड को 6-7 इयर्स लगे रिबाउंड करने में, पूरा अपने पैरों पे खड़े होने में। आज संगत जी वो फुल ऑन गुरुजी के सत्संग की सेवा में रहते हैं। गुरुजी ने इतना ब्लेस किया हुआ है, गुरुजी सेवा लेते हैं तभी हम सेवा कर सकते हैं, वरना हम तुच्छ इंसानों में तो इतना कोई शक्ति है ही नहीं कि हम गुरुजी की सेवा कर पाएँ। तो गुरुजी वो 6-7 इयर्स संगत जी जो गुरुजी का 6-7 इयर्स का जो हमें उन्होंने टाइम दिखाया, उसमें मुझे याद है कि जो ऑर्थोपेडिक सर्जन हमारे मतलब जो हमारे नोन अंकल हैं, वो तब उन्होंने हर 3-4 महीने में मम्मी को एक ही बात बोलनी कि देख लो भाभी जी शायद हो जाएगा, देख लो भाभी जी शायद हो जाएगा। शायद हो भी जाए, ना भी होए। मतलब पूरा ऊपर-नीचे। बट 6 टू 7 इयर्स मेरे डैड का फुल ट्रीटमेंट चला, हम लोग गुरुजी के पास जाना भी शुरू हो गए एंड उसके बाद अपने पैर पे आना जो कि क्योंकि अब मैं खुद उस प्रोफ़ेशन में हूँ, तो मैं बोल सकती हूँ कि साइंटिफिकली तो वो पॉसिबल था नहीं। तो क्योंकि गुरुजी थे, तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल क्योंकि जहाँ साइंस खत्म होती है, वहाँ गुरुजी शुरू होते हैं। क्योंकि गुरुजी के दरबार में कुछ भी ऐसा नहीं है, जो कहे कि वो पॉसिबल नहीं है। अगर गुरुजी चाहें, तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो अब मैं थोड़ा और आगे की जर्नी शेयर करना चाहूँगी संगत जी। जब गुरुजी ने चोला छोड़ा, जब हम लोगों को रात को ही मैसेज मिल गया था, 31st मई को हम लोग बड़े मंदिर में ही थे। हमने गुरुजी के दर्शन किए। आपने कई काफ़ी प्लेटफ़ॉर्म्स पे सुना होगा संगत के थ्रू के लगता था कि क्या हो गया? अभी आगे कैसे होगा? क्योंकि जब भी हम वहाँ जाते थे गुरुजी की फ़िज़िकल प्रेज़ेंस दिखती थी और डेफ़िनेटली संगत भी उसे मिस करती थी और उनमें हम भी थे जो मिस करते थे क्योंकि जब से गुरुजी ने बड़े मंदिर की आज्ञा दी थी उसके बाद हम एम्पायर स्टेट तो कभी ज़्यादा गए नहीं, बट बड़े मंदिर हम लोग रेगुलर ही जाते थे और उस टाइम पे संगत जी इतना रश नहीं होता था। हम लोग आराम से गुरुजी के दरबार में मेन हॉल में जो है वो आराम से 2-2 3-3 घंटे बहुत प्यारे दर्शन लेते थे गुरुजी के जब गुरुजी चोले में थे। इनफैक्ट जब गुरुजी ने चोला त्यागा उसके बाद भी। बट डेफ़िनेटली एक खालीपन लगता था। उसके बाद से संगत जी गुरुजी ने सबसे पर्सनली जैसे पहले भी कनेक्शन तो गुरुजी का हमेशा से ही हर संगत से डिफरेंट रहा है। बट जो एक खालीपन जिसको लगता था, हमने जैसे वहाँ पे सत्संग शेयरिंग कभी होती थी, हम लोग आपस में ग्रुप्स बना के छोटे-छोटे सत्संग शेयर किया करते थे। तो वो खालीपन गुरुजी ने हर किसी का अलग तरीके से दूर किया। अगर मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो मैं अब फ़िलहाल अपने सत्संग शेयरिंग के बारे में बताऊँगी। मतलब जो मेरा उन्होंने पर्सनली दूर किया, मेरी फैमिली का भी मुझे नहीं पता कैसे दूर किया, क्योंकि सबकी अपनी जर्नी है। तो इनिशियली क्योंकि उस टाइम तक मैं मतलब इतनी बड़ी तो हो चुकी थी कि डिग्री में थी तो चीज़ें काफ़ी समझ में आने लगी थी और सिंस वी वर मतलब मैं आज भी ये बात कई बार मेंशन करती हूँ कि वी वर लकी इनफ कि गुरुजी ने उस टाइम पे जोड़ा जब हम लोग मतलब बचपना जस्ट क्रॉस ही किया था या बचपना था या जो भी था क्योंकि उस टाइम पे संगत जी बेस बनता है हमारा मैक्सिमम लोगों का बेस तभी बनता है और जब गुरुजी ने उसी टाइम पे अपने साथ कनेक्ट कर लिया, तो वो बेस उसी हिसाब से बन गया। तो जब हम लोग गुरुजी के पास गुरुजी का चोला छोड़ने के बाद बड़े मंदिर जाते थे, तो एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था कहीं न कहीं और शबद गुरबानी चलते थे, वैसे ही लंगर होता था, पर मिसिंग चालू थी। तो अ, ऐसे ही एक बार क्योंकि संगत जी मेडिकल का जो स्टडीज़ होता है, वो बहुत ईज़ी नहीं होता है। तो हाँ, काफ़ी चीज़ों के बारे में मैं गुरुजी से बातें किया करती थी, डिस्कस किया करती थी। बट एक बार मुझे याद है
जब गुरुजी ने वो वैक्यूम भरा था, मैं बड़े मंदिर के मेन हॉल में बैठी थी, बिल्कुल राइट साइड में गुरुजी के जहाँ पे गद्दी है, उसके बिल्कुल मतलब एडजेसेंट में थोड़ा-सा दरवाजे के इस तरफ। और मैं यूँ ही गुरुजी से मन ही मन में बातें कर रही थी और मुझे एक आवाज़ आई कि कुछ नहीं है, सब हो जाना है। तो और मैं काफ़ी चीज़ों के बारे में बातें कर रही थी उस टाइम पे, क्योंकि मैं हमेशा गुरुजी से थोड़ा-सा मन-मन में बातें करके अपनी जो भी बातें होती थी वो गुरुजी के पास पहुँचाने की, वो एक वही राइट तरीका है जो हम कोशिश कर सकते हैं। तो मैं आँखें खोल के देख रही हूँ, आस-पास कोई है नहीं, कोई अंकल नहीं है, सेवादार बहुत दूर खड़े हैं, सब अपनी आँखें बंद करके बैठे हैं जो मेरे आस-पास लोग थे। तो मुझे लगा नहीं शायद मेरा वहम होगा। फिर थोड़ी देर में फिर आवाज़ आती है, तो वो एक स्टेप था जहाँ पे संगत जी मेरी एक अलग लेवल की जर्नी शुरू हो गई गुरुजी के साथ, कि नहीं, जो गुरुजी की बातें थी, जो गुरुजी ने बोली हुई हैं, जो गुरुजी हैं कि गुरुजी ने ये बोला है कि ही विल ऑलवेज़ बी देयर फॉर ऑल ऑफ अस। तो वो हैं, वो आज भी हैं। वहाँ पे जब गुरुजी ने मुझे जवाब दिया, तो वहाँ से संगत जी जो है वो गुरुजी के साथ मेरी एक अलग लेवल की, जो गुरुजी का चोला छोड़ने से पहले जर्नी थी, वो अलग लेवल की थी। यहाँ से एक अलग लेवल की जर्नी शुरू हो गई। मैं चलते-फिरते, उठते-बैठते, काम करते भी गुरुजी से बातें करने लगी। और संगत जी, ये जो कनेक्शन है, ये 1-2 दिन में नहीं बनता है, 1-2 महीने में नहीं बनता है। हाँ, काफ़ी संगत इतनी फॉर्च्यूनेट होती है, उनका बहुत जल्दी बन जाता है, बट मेरा काफ़ी टाइम बाद बना। तो उसके बाद से लेकर अब तक संगत जी, इट्स लाइक कि जितना हो सकता है हम गुरुजी के रूल्स को फॉलो करें, गुरुजी की टीचिंग्स को फॉलो करें और जो भी गुरुजी कहते हैं वो हमारे लाइफ के लिए या हमारे जो भी ब्लेसिंग्स वो हमें देते हैं, वो उससे ज़्यादा ज़रूरी इस दुनिया में कोई नहीं है। गुरुजी की जो टीचिंग्स हैं उसमें कुछ ही चीज़ें हैं, उसमें फर्स्ट पॉइंट है सरेंडर। जो अच्छा हो रहा है हमारे साथ, बुरा हो रहा है, हमारे मन मुताबिक नहीं हो रहा है, तो शायद वो और अच्छा है क्योंकि वो गुरुजी के मन मुताबिक हो रहा है। तो हमें टोटल सरेंडर चाहिए अकॉ गुरुजी के अकॉर्डिंग जितना हम कर सकते हैं। और मैं तो बोलूँगी संगत जी, अगर हम टोटल सरेंडर कर पाएँ, तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं है। सेकंड आता है डिसिप्लिन। तो जब गुरुजी इनफैक्ट चोले में थे, उस टाइम का डिसिप्लिन का लेवल बहुत, बहुत, बहुत अलग था संगत जी। हम मैं वही जैसे हम थोड़ा-सा मतलब ऑब्वियसली बच्चे ही थे, तो कभी होता था कि जैसे मान लो सीधा बैठने का नहीं है आज, तो गुरुजी की नज़र हर एक संगत पे होती थी संगत जी, चाहे उस हॉल में 100 संगत है, चाहे 50 हैं। तो फटाफट ऊपर चले गए फर्स्ट फ्लोर पे एम्पायर स्टेट में और जाके बैठ गए, कि आज गुरुजी की नज़रों से बचे रहेंगे। पर गुरुजी उनको सबसे पहले देखते हैं जो सबसे पीछे बैठे होते हैं। और लंगर के लिए जब कॉल आती थी कि हाँ, लंगर के लिए आ जाएँ, तो मैं ही सबसे आगे गुरुजी के बिल्कुल आगे बैठ के लंगर कर रही होती थी और आँखों के इशारों में गुरुजी बोल भी दिया करते थे, "हाँ, आज तुझे पीछे बैठना था ना, अब आगे ही बैठो तुम।" तो गुरुजी के डिवाइन अपने अलग तरीके हैं। संगत जी उस टाइम पे लंगर मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अपनी फैमिली के साथ 90% नहीं मिलता था। क्योंकि गुरुजी ये बात बोलते हैं कि आप जब 4 लोग लंगर कर रहे हो, तो आपके साथ 3 और कौन बैठे हैं, किस रूप में कौन बैठा है आपको नहीं पता है। तो आपको जो असाइन किया गया है, वो ही लो। थर्ड आता है संगत जी गुरुजी का लंगर प्रसाद जो इस दुनिया की सबसे बेहतरीन मेडिसिन है। तो जो भी जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद हमें सर्व होता था, संगत जी हम वो पूरा फिनिश करते थे, एक बूँद भी नहीं छोड़ना होता था। और संगत जी लंगर प्रसाद में गुरुजी के टाइम पे जो है वो दाल, 1 सब्ज़ी या 2 सब्ज़ी, 1 मीठा, कढ़ा प्रसाद और चपाती और चटनी ज़रूर होती थी क्योंकि गुरुजी को हरी चटनी बहुत पसंद है और कभी-कभी थोड़ा अचार होता था। तो ये हमें जो है वो फ़ॉलो करना होता था। उसके बाद गुरुजी कभी-कभी अपने हाथ से प्रसाद दिया करते थे और जो वो प्रसाद होता था वो तो फिर आपने काफ़ी संगत के मुँह से सुना है, सेम हमारा भी एक्सपीरियंस है कि ना तो हाथों में समाता था और पेट भी फुल हो जाता था। तो संगत जी ऐसे कई एक्सपीरियंसेस हैं
उसके बाद डिसिप्लिन के बाद आता है गुरुजी से, जो एक्चुअली इनमें तो फर्स्ट रूल है कि गुरुजी से हमेशा एक डायरेक्ट कनेक्शन बनाना चाहिए। आजकल हम काफ़ी देखते हैं कि इनका, उनका संगत जी, गुरुजी जब महाशिव होते हुए उन्होंने इस मृत्यु लोक में, इस इंसानी चोले में हमें इतना बड़ा मैं कहती हूँ वीटो पावर दे रखा है कि हम महाशिव से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, तो हमें कोई मीडिएटर क्यों चाहिए? और गुरुजी को मीडिएटर्स पसंद नहीं हैं। ये गुरुजी ने खुद बोला है कि पहले भी मैं, हुण भी मैं ते अगे भी मैं। मतलब पहले भी मैं ही था, आज भी मैं हूँ और आगे भी मैं ही रहूँगा। तो जिसको जो भी बात करनी है, गुरुजी तो बोलते थे कि मेरे स्वरूप से बात करोगे, तो वो मेरे तक बात पहुँचती है। तो संगत जी, डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी का बहुत बड़ा रूल है। इनमें जो भी ये गुरुजी के डिसिप्लिन हैं, जो भी गुरुजी की टीचिंग्स हैं, उनको प्लीज़ फ़ॉलो करें। अब मैं आगे अपनी सत्संग शेयरिंग की जर्नी का एक सत्संग शेयर करना चाहूँगी। जब संडे को मेरी आंटी से बात हुई थी और आंटी ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था कि आंटी, आपने अब तक मतलब सत्संग शेयर क्यों नहीं किया? तो आंटी, सत्संग शेयर मतलब संगत जी, सत्संग शेयर तो काफ़ी जगह किया है, काफ़ी प्लेटफ़ॉर्म्स पे किया है, बट वो किया ज़रूर तब है जब गुरुजी का डायरेक्ट आदेश आया है। और गुरुजी इतने प्यारे हैं कि कभी-कभी हम, वही मैं बोलूँगी वापस, कि हम इंसान अपना दिमाग लगा के थोड़ा-सा उसको बोल देते हैं कि नहीं गुरुजी, मुझे ये जवाब चाहिए। तो गुरुजी इतने प्यारे हैं कि वो डबल ट्रिपल बार भी जवाब देते हैं। तो उसका एक मैं सत्संग शेयर करना चाहूँगी संगत जी फिलहाल। अ, कुछ मुझे अब एग्ज़ैक्ट पे याद नहीं है, कुछ 8-9 महीने पहले या 1 साल भर पहले, जैसे आजकल काफ़ी कुछ ऊपर-नीचे होता है सत्संग्स में, एंड बीइंग हम लोगों ने संगत जी जब वो टाइम देखा है, जब हम गुरुजी के दरबार में इतनी बार गए हैं गुरुजी के होते हुए, तो अगर कुछ भी थोड़ा भी ऊपर-नीचे होता है तो थोड़ा लगता है अंदर से, और पता नहीं क्यों लगता है, बट लगता है। तो मैं बस ऐसे ही काफ़ी चीज़ों से थोड़ा डिस्टर्ब थी। तो मैं काफ़ी टाइम से गुरुजी को कह रही थी कि गुरुजी, आपकी मर्ज़ी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, वो तो मुझे कन्फर्म पता है। बट ये मतलब कि क्यों, आप क्यों नहीं रोक रहे हो? तो अब काफ़ी टाइम मैं परेशान रही। मेरे मेरे हस्बैंड अंकल जो हैं वो उन्होंने बोला मुझे काफ़ी टाइम, मतलब उन्होंने कोशिश किया, मैं सो नहीं पाती थी। मैं मतलब सत्संग पे नहीं जा पा रही थी मेनली, क्योंकि मेरे अंदर एक चीज़ चल रही थी जो मुझे तंग कर रही थी। तो मैंने गुरुजी को काफ़ी बार बोला, गुरुजी कुछ तो करो इसका, कुछ तो करो। इससे पहले संगत जी, जैसे मैंने बताया अभी मैं बैंगलोर में हूँ, तो कुछ 8 या 10 लोगों को पता था, जबकि मैं यहाँ पे 8 टू 9 इयर्स हो गए मेरे ख्याल अभी यहाँ पे रहते हुए, कि हम लोग इतने टाइम से गुरुजी के साथ कनेक्टेड हैं। तो काफ़ी संगत मुझे बोल चुके थे, क्योंकि सिंस कोविड टाइम भी बीच में आया था और सारी चीज़ें हुई थी, तो ऑनलाइन सत्संग शेयरिंग के प्लेटफ़ॉर्म्स भी उस टाइम पे काफ़ी ओपन थे, और जो संगत को पता था, उन्होंने मुझे काफ़ी टाइम बोला भी कि आंटी, आप प्लीज़ सत्संग शेयर कीजिए। तो मैंने उनको हमेशा एक ही बात बोली कि आंटी, जब गुरुजी की आज्ञा आएगी डायरेक्ट, मैं तभी कर सकती हूँ। क्योंकि हम लोग गुरुजी के रूल्स को या फिर गुरुजी के जो टीचिंग्स हैं उनको काफ़ी सीरियसली लेते हैं। तो मैं काफ़ी परेशान थी, काफ़ी टाइम निकला इस बात को, और एक दिन गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन में ये चीज़ बोली और बहुत क्लियर कट बोली कि तुम क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारा सवाल सही है, पर तुमने क्या अपना काम किया है? और मतलब मुझे ये सपना थोड़ा-सा याद रहा, और मैंने सुबह फिर वही, अब अपना काम किया है मतलब गुरुजी, अपना काम क्या है? मतलब समझ नहीं आया। फिर एक दिन मैं अपने वर्क प्लेस पे थी, अपने क्लिनिक पे थी, काम कर रही थी, और संगत जी, समटाइम्स इट हैपेंस कि हम लोगों के पास थोड़ा-सा एक टाइम गैप मिल जाता है, कभी पेशेंट नहीं आता है, कभी कोई डिले हो जाता है। तो जस्ट लाइक दैट काफ़ी मैसेजेस यूजुअली, उतना टाइम नहीं रहता है कि मैं ग्रुप्स के मैसेजेस देखूँ या जितने भी ग्रुप्स में कनेक्टेड हैं उसके मैसेजेस देखें। बट काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे बैक टू बैक सत्संग शेयरिंग से रिलेटेड। तो मैं फिर अवॉइड कि नहीं गुरुजी, मुझे तो आपकी ग्रीन सिग्नल चाहिए, मैं तभी सत्संग शेयर कर सकती हूँ, वरना तो मैं नहीं कर सकती।
फिर एक दिन टेलीपैथिकली उसके मेरे ख्याल 3-4 दिन या 1 वीक के बाद की बात है। टेलीपैथिकली गुरुजी टोल्ड मी कि आई हैव टोल्ड यू दिस थिंग ऑलरेडी कि आपको ड्रीम में बता दिया कि आप अपना काम तो करो पहले। आप अपना काम तो कर नहीं रहे हो। आपको जो बताया गया है, आपको जो हमने दिखाया है प्रैक्टिकली चीज़ें करके, आपको जो मैंने अपने खुद के दर्शन दिए हैं, वो आपने वो आप कब शेयर करने वाले हो? वो आप लोगों को कब बताने वाले हो? तो एट दैट मोमेंट इट स्ट्राइक मी वेरी हार्ड संगत जी और इट वाज लाइक कि गुरुजी ने लिटरली एक थप्पड़ मारा है कि तुम अपना काम तो कर नहीं रहे हो और तुम होते कौन हो मुझे क्वेश्चन करने वाले। एंड इट इज अ फैक्ट कि मतलब काफ़ी टाइम से ऐसा हो रहा था जो मैं भी रियलाइज़ कर रही थी बट एनीवेज़ क्योंकि संगत जी मैं फिर वही बात बोलूँगी कि हमने वो टाइम देखा है जब गुरुजी सत्संग शेयरिंग के लिए संगत को खुद बुला करते थे और गुरुजी के बहुत स्पेसिफिक होते थे कि सत्संग शॉर्ट में सुनाओ और इतना शॉर्ट भी ना हो कि सामने वाले को मैसेज क्लियर ना हो, पर इतना लॉन्ग भी ना हो कि वो स्टोरी बिल्टअप हो जाए। और सत्संग शेयरिंग के लिए गुरुजी खुद ही आज्ञा दिया करते थे। तो मेरे दिमाग में वही थॉट था कहीं न कहीं बैक ऑफ द माइंड कि गुरुजी जब तक आप आज्ञा नहीं दोगे, तब तक मैं सत्संग शेयरिंग नहीं करूँगी। और उसके बाद काफ़ी प्लेटफ़ॉर्म्स पे गुरुजी की आज्ञा से, गुरुजी की रज़ा से, गुरुजी की वडियाई करने का मौका मिला। महाशिव की वडियाई करना मतलब वो हम नहीं कर सकते हैं संगत जी, फिर से मैं ये बात बोलूँगी, वो गुरुजी खुद ही करा सकते हैं, तभी हम कर सकते हैं। वरना इस ब्रह्मांड में किसी की इतना कहाँ हमारे शब्दों में इतनी जान है या कहाँ हमारे पास इतने शब्द हैं या कहाँ हम इतने शब्दों को पिरो सकते हैं कि हम महाशिव की वडियाई कर सकें। और संगत जी, जैसे मैं काफ़ी लंबे-लंबे सत्संग्स भी शेयर करती हूँ, तो ये भी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब भी मैं सत्संग शेयर करने बैठती हूँ, गुरुजी की आज्ञा लेके और जो मैंने सोचा होता है कि आज मैं ये वाला सत्संग शेयर करूँगी, वो सत्संग दिमाग में आता ही नहीं है कभी भी। जो मैसेज गुरुजी ने जिस भी संगत को देना होता है, मेरे मुँह से गुरुजी सिर्फ़ वही सत्संग बुलवाते हैं। तो शुकराना है गुरुजी का उस चीज़ का। अब संगत जी मैं आगे थोड़ा-सा अपना सत्संग और शेयर करना चाहूँगी। अ जब ये सब हो गया, मेरा डॉक्टरेट हो गया, मैं जॉब कर रही थी, तो सिंस एज हो गई थी तो शादी की बात चली। अब मन में एक ही थॉट था कि ज़रूरी तो नहीं है गुरु परिवार में कोई मिले क्योंकि संगत जी उस टाइम तक भी जितना अब गुरुजी के फॉलोवर्स हैं, नहीं थे। जब हम जुड़े थे तब तो कुछ हज़ारों में थे या नहीं थे वो भी अब पता नहीं है। अब तो करोड़ों में है। जैसा कि गुरुजी ने तब भी बोला था कि इत्थे लाइनां लगनगियां, हाले जे ਤੁਹਾਨੂੰ दर्शन मिल रहे हैं वो बहुत सौखे हैं और ये सच है। जो हमने उस टाइम पे दर्शन किए हैं और जो अब है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है संगत जी, ज़मीन आसमान का डिफरेंस हो गया है उसमें। तो अ, वही लग रहा था कहीं न कहीं कि ज़रूरी तो नहीं है गुरु परिवार ही मिले। अब मेरा आपके बिना गुज़ारा कैसे चलेगा वो मुझे नहीं पता है। तो एनी हाउ गुरुजी ने शादी कराई। अ शादी हो गई और ऑब्वियसली वो नॉन फॉलोवर फैमिली थी और उससे पहले मैं एक शेयर करना चाहूँगी संगत जी। जब मेरी शादी हो रही थी, तो जैसे कि हम फर्स्ट कार्ड गुरुजी को ही देते हैं मतलब बड़े मंदिर ही गया फर्स्ट कार्ड। उसके बाद से ना मैंने अपने डैड को बोलना शुरू कर दिया था कि डैडी मुझे ना एक गुरुजी का स्वरूप चाहिए। तो भई मेरे को लेके जाना है अपने साथ। तो डैडी ने बोला ठीक है मैं बनवा दूँगा। सिंस लड़की की शादी पे बहुत सारे काम होते हैं, डैड के दिमाग से स्किप होता गया, होता गया, होता गया। और मुझे आज भी याद है संगत जी, जब शादी के फंक्शन शुरू होने से 1 या 2 दिन पहले हम बड़े मंदिर गए थे गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए। तो मेरे बैक ऑफ द माइंड में था कि यार अभी तक स्वरूप तो हुआ नहीं है, चलो कोई नहीं हो जाएगा, जैसे गुरुजी की इच्छा। संगत जी हम लोग ब्लेसिंग्स लेके लंगर करके बाहर आ गए हैं, पार्किंग तक आ गए हैं। उस टाइम पे जो पार्किंग है वो बड़े मंदिर के बाहर ही होती थी। तो पार्किंग तक आ गए हैं और पीछे से एक अंकल बुला रहे हैं कि आंटी स्वरूप ले लो। और मैंने घूम के देखा तो मेरे से ही बात कर रहे थे वो। तो उनके पास कुछ ज़्यादा नहीं, मेरे ख्याल 8-10 स्वरूप होंगे और या 15 होंगे, उससे ज़्यादा नहीं थे वो मैं श्योर हूँ। उन्होंने कुछ संगत जो आस-पास थी, सबसे पहले मुझे बुलाया
और गुरुजी का जो ब्लैक छोले वाला स्वरूप है, ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने मुझे वो शादी का गिफ्ट दिया कि अभी तू ले स्वरूप भी ले। और फिर वेरी सेम डे ऑब्वियसली डैड मेरे साथ ही थे, तो मैंने डैडी को बोला कि डैडी मुझे ये फ्रेम करा के देना और मैं ये साथ लेके जाऊँगी। क्योंकि उस टाइम पे मेरे जो अंकल थे वो बैंगलोर में ही थे। तो वो एक गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी कि गुरुजी ने मुझे कुछ शादी का जो है वो स्वरूप गिफ्ट किया और वो आज भी मेरे पास है और बहुत ही प्यारा है, उसकी स्माइल बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। और उसके बाद संगत जी जैसे मैं वापस अपने उस सत्संग पे आऊँगी मेरी जो फैमिली मतलब जो इन-लॉज़ की फैमिली है, अब शादी हो गई, बैंगलोर आ गए और गुरुजी के बिना रहने की आदत है नहीं क्योंकि एवरी मंथ वन्स और ट्वाइस मैं बड़े मंदिर जाया करती थी, सत्संग हुआ करते थे। क्या करें ठीक है, हस्बैंड को भी क्योंकि नई-नई शादी में ज़्यादा ठीक है, उनको पता था कि हाँ, हम गुरुजी के फॉलोवर हैं, वो बड़े मंदिर भी गए थे हमारे साथ शादी के बाद, इनफैक्ट शादी से पहले भी। बट अभी क्या करें मतलब कैसे कैसे कनेक्ट कराऊँ? मतलब नहीं समझ आ रहा था कुछ भी। और जब तक थोड़ा-सा एक गैप होता है नई-नई शादी में सारी चीज़ों में, देन आई सरेंडर्ड ऑब्वियसली रेस्ट माय केस टू गुरुजी। गुरुजी को बोला गुरुजी देखो आप कैसे करना है। एक 2-3 साल निकल गए और संगत जी आई डोंट नो मतलब मेरे अंकल कैसे और कब गुरुजी से कनेक्ट हो गए। और सत्संग पे जैसे हम जाया करते थे, पहले कभी-कभी जाया करते थे और जो भी बैंगलोर की संगत है, वो मेरे अंकल को जानती हैं और अब वो ऐसे हैं कि उनका जो सरेंडर है, वो मेरे से ज़्यादा है। मतलब समटाइम्स आई फील कि आई एम लैकिंग देयर क्योंकि कभी कुछ होता है तो गुरुजी तो मेरे सब कुछ हैं। मैं उनको फटाफट क्वेश्चन भी कर देती हूँ, फटाफट बोल भी देती हूँ गुरुजी ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। बट मेरे अंकल कई बार होता है कि ही सेज मी कि नहीं, नहीं इट्स ओके गुरुजी है ना, गुरुजी है ना। तो संगत जी इट्स ऑल अबाउट योर लॉयल्टी, इट्स ऑल अबाउट योर सरेंडर, इट्स योर अबाउट योर दिस थिंग कि आप गुरुजी से कितना एक उस लेवल तक बोल सकते हो कि हाँ, गुरुजी वो चीज़ें कैसे जो इम्पॉसिबल हैं, इम्पॉसिबल इसलिए मैं बोलूँगी क्योंकि मेरी जो मदर इन लॉ हैं, वो उनका बैकग्राउंड सिखिज़्म है। एंड काफ़ी जो अ, सिखिज़्म वाले लोग हैं, उनको पता है कि वो लोग इतनी जल्दी अपना जो दायरा है, उसको छोड़ते नहीं हैं और ना ही वो गुरुज़ वगैरह को ज़्यादा फ़ॉलो करते हैं। बट अभी मेरे इन-लॉज़ और मेरे हस्बैंड they have become a follower. My uncle is like कभी सत्संग ना हो, हमने घर पे ना किया हो तो he'll start on saying me कि आई एम फीलिंग मतलब एक वैक्यूम सा लग रहा है, नेहा वी हैव टू डू अ सत्संग। कभी ऐसा हो जाए कि हम लोग ना जा पाएँ सत्संग पे, तो ही विल बी लाइक नो नो अभी बहुत हो गया यार, बहुत दिन हो गए, वी हैव टू गो टू अ सत्संग। तो शुक्राना है गुरुजी का उस चीज़ का भी कि मेरे मन में जो लाइफ का शायद मेरा सबसे बड़ा डर था कि मैं गुरुजी के बिना कैसे रहूँगी। गुरुजी कहाँ मुझे अपने बिना रखने वाले थे, गुरुजी ने तो सबको ही अपनी माया में रमा लिया। अब मैं संगत जी अभी अपना रीसेंट एक सत्संग शेयर करना चाहूँगी। सत्संग मैं जब भी शेयर करती हूँ, मैं एक बात ज़रूर बोलती हूँ कि लाइफ एक सत्संग बन चुकी है। वो एक इंग्लिश में फ्रेज़ भी है कहीं न कहीं कि व्हेन प्रेयर बिकम्स योर लाइफ़स्टाइल देन मिरेकल सॉरी प्रेयर बिकम्स योर हैबिट देन मिरेकल बिकम्स योर लाइफ़स्टाइल समथिंग लाइक दिस। तो क्योंकि अब गुरुजी रोम-रोम में बसे हैं। ऐसा लगता है सुबह उठे तो गुरुजी, रात को सो रहे तो गुरुजी, हम कहीं घूमने जाते हैं तो गुरुजी। तो अभी ऐसा हो गया कि पूरी लाइफ़ ही ऐसा लगता है एक सत्संग बन गई है। अगर सत्संग शेयर करना चाहें तो मतलब मैं महीनों तक सत्संग शेयर कर सकती हूँ, इतने सारे सत्संग हो जाते हैं। अभी एक रीसेंट का सत्संग मैं शेयर करना चाहूँगी। मुझे इन्फ्लुएंज़ा हो गया था, जो अभी काफ़ी मतलब नॉट ओनली इन इंडिया हर जगह एक नया वायरस है, वापस से वो आ रहा है। तो इनिशियली हाँ, इन्फ्लुएंज़ा बैंगलोर में अभी काफ़ी कम पेशेंट्स हैं जिनको हो रहा है। सिंस हम लोगों के पास एक पहले थोड़ा स्टडी आ जाता है कि आपके क्या-क्या सिम्पटम्स होते हैं इस वायरस के, क्या आप बेस ऑफ लाइन ट्रीटमेंट दे सकते हो। तो शुरू में जब शुरू हुआ संगत जी अ, बॉडी एक्स थोड़ा-सा थ्रॉट, थोड़ा-सा फीवर, आई थॉट मे बी वायरल इन्फेक्शन होगा,
सीज़नल चेंजेस, वेदर चेंजेस की वज़ह से हो गया होगा। बट मुझे बहुत बाद में पता चला, इनफैक्ट वो भी गुरुजी ने ही बताया। हुआ ये कि सिम्पटम्स बढ़ते गए और एक टाइम आया जब वो फ़ीवर जो 99 टू 100 था 2-3 दिन से, वो 104 पहुँच गया। 102 हुआ, 103 हुआ, 104 हुआ और ये तब हुआ 102 टू 103 जब मैं एक डोलो लिया। और उसके बाद मेरे जो अंकल हैं वो थोड़ा पैनिक मोड में आ गए। सिंस इट डज़न्ट बिलॉन्ग टू मेडिकल फील्ड वो थोड़ा जल्दी पैनिक हो जाते हैं। तो ही वाज़ लाइक अभी 104 फीवर हो गया है, व्हाट टू डू नाउ? मतलब फीवर ऑब्वियसली सर पे चढ़ सकता है, इतना हाई फीवर है तो। तो आई वाज़ लाइक डू नॉट पैनिक, जस्ट डू सम कोल्ड बैंडेजिंग एंड ब्रिंग दिस टैबलेट फ्लू एंटी फ्लू जो इन्फ्लुएंजा का था। तो इसके पीछे एक सत्संग ये है कि उसी दिन मॉर्निंग में आई वाज़ टॉकिंग टू गुरुजी एज़ आई टोल्ड यू ऑल कि मैं गुरुजी से थोड़ा-थोड़ा बातें करती रहती हूँ। तो मैंने कहा गुरुजी ये सिम्पटम्स इन्फ्लुएंजा के तो नहीं लग रहे हैं, क्योंकि थ्रॉट उतना सीवियर नहीं है और फीवर उतना हाई नहीं है, मैं 99 और 100 को हाई फीवर कैसे मानूँ? तो गुरुजी ने बोला, "ले तू हाई फीवर भी ले, तू थ्रॉट भी ले।" और उसके बाद ही क्योंकि गुरुजी को पता था उसके बिना मैं मेडिसिन स्टार्ट करने वाली हूँ नहीं। तो गुरुजी ने ऐसी करिश्मा किया कि वो सेम डे मुझे मेडिसिन भी स्टार्ट करनी पड़ी और इन्फ्लुएंजा में काफ़ी लोगों को संगत जी ऐसा हो रहा है कि वॉइस बिल्कुल चली जाती है और मेरे साथ भी हुआ। 3 या 4 दिन मेरी आवाज़ बिल्कुल नहीं थी और इन द मीनव्हाइल 2 दिन ऑब्वियसली अभी किसी आंटी की आवाज़ चली जाए तो उनके अंकल तो विल बी लाइक हैप्पी। मेरे अंकल 2 दिन बहुत खुश थे, चलो अच्छा है, चुप है। 3rd डे उनको कहीं से पता चला उनके किसी फ्रेंड का कि उनको भी इन्फ्लुएंज़ा हुआ था, नॉट इन बैंगलोर, किसी और सिटी में और उनका जो वॉइस गया है, वो 1 महीना हो गया, वो वापस ही नहीं आया। एंड एट दैट मोमेंट ही स्टार्टेड पैनिकिंग कि यार वापस तो आ जाएगा ना? आई वाज़ लाइक नहीं-नहीं इट्स ओके आ जाएगा, डोंट वरी, गुरुजी इज़ देयर। आई वाज़ टेकिंग ऑल द व्हाटएवर मेडिकेशंस पॉसिबल बट वो मेडिकेशंस भी तभी काम करेंगी, जब गुरुजी ब्लेस करेंगे। तो आई वाज़ लाइक नो, नो गुरुजी इज़ देयर, एवरीथिंग विल बी ऑन प्लेस। 4 दिन गए, आई वाज़ टॉकिंग टू एवरीवन इन साइन लैंग्वेज एंड 5th डे मेरा वॉइस वापस आना शुरू हो गया। और संगत जी, अभी भी थोड़ा ठहराव है आवाज़ में, बट जो संडे था, अभी आज सिर्फ ट्यूसडे है। संडे को जब आंटी का कॉल आया, मैं एक सत्संग में थी और वहाँ पे जब आंटी का कॉल आया शायद क्योंकि वो 4 बजे के अराउंड ही आंटी का कॉल आया था और 4 बजे के अराउंड ही मैं सत्संग शेयर कर रही थी। तो जब ये सत्संग शेयरिंग मैंने करी, उसके बाद जब मैंने अपने मॉम-डैड से भी बात करी, तो दे वर लाइक उन्होंने उनको नहीं पता था कि मैं सत्संग में गई हुई हूँ। उनको कुछ नहीं पता था। उन्होंने सिर्फ मुझे ये बोला कि आवाज़ थोड़ी ठीक लग रही है। हैव यू बीन टू सत्संग? So I was like, yes, I have been to satsang and I have shared satsang also. तो जस्ट एक सत्संग शेयर करने से जो मेरी आवाज मतलब लोगों को वर्ड्स क्योंकि बहुत अच्छे से समझ नहीं आ रहे थे, वो अभी इतनी क्लियर हो गई कि मैं संडे और आज सिर्फ ट्यूसडे है, आई एम एबल टू स्पीक। और ऐसे ही लाइफ के कई बड़े छोटे सत्संग हुए हैं। संगत जी सत्संग हमेशा बड़े ही होते हैं। हम बड़े और छोटे फ्रेजेस सिर्फ इसलिए यूज करते हैं ताकि मैसेज सही कन्वे हो। और जब संगत जी कोविड टाइम हम सबने देखा है, नेक्स्ट सत्संग अब मैं शेयर करना चाहूंगी कोविड टाइम का। कोविड टाइम में सेकंड वेव जो इंडिया में मतलब वर्स्ट वेव था अब तक का। अ, उस टाइम पे संगत जी अ, हुआ ये था कि हमारे जो एरिया है जहाँ हम रहते हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा केसेज़ आ गए थे कोविड के। एंड सिंस इट वाज़ अ डेल्टा वेरिएंट, सबको पता है कि हॉस्पिटल्स नहीं थे, बेड्स नहीं थे, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे। अ, उस टाइम तक मेरा जो है वो डोज़ नहीं हुआ था इसका कोविड वैक्सीनेशन का। हम दोनों का ही नहीं हुआ था। उससे पहले जस्ट हम ट्रैवल करके आए थे होम टाउन से, मतलब अपने होम टाउन से दिल्ली, दिल्ली से बैंगलोर और बड़े मंदिर भी होके आए थे। तो हुआ ये कि उस टाइम पे ऑब्वियसली वैक्सीनेशन मिलना पॉसिबल नहीं था, बट सिंस वी आर इनटू मेडिकल हमारा तो हो गया और मैंने अपने अंकल का भी वैक्सीनेशन जैसे भी करा दिया। अब वैक्सीनेशन हुआ और वैक्सीनेशन के बाद संगत जी, मैं वैक्सीनेशन लेके आई हूँ और 4 घंटे बाद हम सबको पता है, हम सबने वैक्सीनेशंस लिए हैं अपने-अपने कंट्री में।
नॉर्मल एक फीवर आना बहुत कॉमन था, थोड़ा बहुत खाँसी, ज़ुकाम, बॉडी एक्स बहुत कॉमन था। बट वैक्सीनेशन लेने के 3 या 4 दिन तक मैं अपने होश में नहीं थी और मेरे साथ मेरे अंकल थे सिर्फ सिंस वो मेडिकल फील्ड को बिलॉन्ग नहीं करते हैं, तो वो थोड़ा जल्दी पैनिक हो जाते हैं, मैंने अभी पहले भी शेयर किया है। और सब जगह लॉकडाउन था, ये लॉकडाउन की ही बात है कि हम वैक्सीनेशन लेके आए थे और मेरा ऐसा हो गया था कि मैं आँखें खोल रही थी, तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा था और सपने में मुझे कई बार नींद में इनफैक्ट जो मेरी आँखें बंद रहती थी, उसमें कई बार मुझे यमराज खुद दिखे हैं और मेरी जो आईसाइट है वो ऑलमोस्ट चली गई थी, मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। मेरा जो सर है, वो बेड से ऊपर मतलब जो पिल्लो से ऊपर नहीं उठ पा रहा था। मुझे वॉमिटिंग्स नहीं बंद हो रही थी और काफ़ी कुछ और। तो सिंस मैंने जैसे शेयर किया कि हम लोग मेडिकल प्रोफ़ेशन में हैं, तो मैंने अपने सीनियर से बात करी कि ये सिम्पटम्स हो रहे हैं। जब तक मैं बात करने की हालत में थी और मैं मेरी बॉडी पूरी फूल के रेड हो गई थी। तो उन्होंने बोला कि ऑब्वियसली मुझे भी उस चीज़ का डाउट था कि मेबी मेरे अंदर एंटीबॉडीज़ थी और क्योंकि उसका डोज़ ज़्यादा हो गया, हम लोगों ने कोविशील्ड ली थी। कोविशील्ड में वो एक जो है वो मतलब इट इज़ काइंड ऑफ कि आपके अंदर वो डेड वायरस इंजेक्ट कर देते हैं और बॉडी एंटीबॉडीज़ खुद बनाती है उसके अगेंस्ट, रेप्लिका काइंड ऑफ। तो उन्होंने वही बोला जो मेरे मन में डाउट था कि क्योंकि मैं काम भी कर रही थी, मैं ट्रैवल भी करके आई थी, सारी चीज़ें थी। तो मेरे अंदर मेबी एंटीबॉडीज़ थी और क्योंकि वो डोज़ इतनी ज़्यादा हाई हो गई एंटीबॉडीज़ की, कि बॉडी अब उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है। और सिम्पटम्स डे बाय डे या आवर बाय आवर मैं कहूँ, बढ़ते जा रहे थे। एंड जिस दिन ये हुआ, अगले दिन मतलब जिस दिन मैं वैक्सीनेशन लेके आई, उसके अगले मॉर्निंग मैंने अपने सीनियर से बात करी। उन्होंने बोला देखते हैं, मैं कोशिश करता हूँ एक बेड फ्री रखता हूँ हॉस्पिटल में किसी भी, ताकि इन केस अगर ज़रूरत पड़े बिकॉज़ लग रहा है कि ज़रूरत पड़ेगी। तो वी विल सी। अ, अब संगत जी वो सिचुएशन ऐसी थी कि उस टाइम पे मैं कोई मेडिकेशन नहीं ले सकती थी, एक्सेप्ट एक एंटी एलर्जिक ले सकती थी और एक डोलो ले सकती थी। क्योंकि मेरे अंदर ऑलरेडी कोविशील्ड की डोज़ थी, वो ऑलरेडी एक एंटीबायोटिक काइंड ऑफ है। अब आई अगेन सरेंडर्ड टू गुरुजी एवरीथिंग कि गुरुजी कुछ तो करो, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि होगा क्या? मतलब अगर हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है तो वहाँ से तो 10 चीज़ें और नहीं आ जाएँगी। एंड मैंने अपने अंकल को बोला कि मुझे गुरुजी का जल प्रसाद दो और उन्होंने वो देते रहे टाइम टू टाइम एंड गुरुजी ने 2 दिन बाद इतनी हालत कर दी कि हाँ, मेरी आईसाइट जो मुझे कुछ एक्चुअली सब कुछ ब्लर दिख रहा था, सर उठ नहीं रहा था, सब धीरे-धीरे गुरुजी ने जब गुरुजी को अरदास मतलब गुरुजी तो ख़ैर एनी टाइम साथ में रहते हैं और गुरुजी ने पूरा पकड़ के थामे रखा और उस बीमारी से निकाला। कोविड जैसी बीमारी से गुरुजी ने कैंसर जैसी गुरुजी के लिए कुछ भी नहीं है। उसके बाद एक मैं और सत्संग शेयर करना चाहूँगी संगत जी। ये भी काफ़ी बड़ा सत्संग हुआ है मेरे साथ। अ, आज से कुछ 5-6 साल पहले की बात है शायद। मैं अपने हॉस्पिटल जा रही थी और मॉर्निंग मेरा 10 ओ क्लॉक ओपीडी स्टार्ट होता है या फिर कभी पेशेंट जल्दी हो तो मैं थोड़ा जल्दी जाती हूँ। तो उस टाइम पे बैंगलोर में थोड़ा रेनी सीज़न चल रहा था, अगस्त-सितंबर और सड़कें थोड़ी गीली-गीली, वेट-वेट रहती हैं और मैं टू व्हीलर पे यूजुअली जस्ट टू डिक्रीज़ द ट्रैफिक टाइम जाती हूँ। तो हाँ, हाँ, मॉर्निंग की बात है ये। मैं एक रोड से गई और एक बैंक के सामने एसबीआई बैंक के सामने एक बंदा यू टर्न ले रहा था, बाइक पे था, वो गलत यू टर्न ले रहा था और जैसे ही उसको देखा मैंने कि वो यू टर्न ले रहा है, मैंने ब्रेक मारी और मैं मतलब मुझे याद नहीं है कि मैं कितने सालों से टू व्हीलर ड्राइव कर रही हूँ। वो ब्रेक क्या मारी, वो तो ब्रेक ऐसी हुई कि मेरी पूरी एक्टिवा स्किड कर गई और एक्टिवा स्किड करके मेरे राइट नी के ऊपर जाके गिरी और नी मेरी ऑब्वियसली मैं नीचे थी। पीछे से 2-3 कार्स भी आ रही थी, उन्होंने भी सडन ब्रेक लगाया, हो गया ठीक है। और वहाँ पे लोगों ने जैसे बैंक के बाहर थे तो थोड़े लोग आ गए फटाफट उन्होंने एक्टिवा उठाया, मुझे उठाया, पैर थोड़ा मूव किया। बाय दैट टाइम जब लोगों ने मेरा पैर मूव किया मुझे समझ में आ गया कि इट इज़ अ फ्रैक्चर। ठीक है, हो गया। मैं बाय चांस मेरे अंकल उस टाइम पे घर थे क्योंकि वो मोस्टली यूएस शिफ्ट में काम करते हैं।
सिंस इज़ अ सॉफ्टवेयर गाय। तो मैंने उनको कॉल किया कि ऐसे-ऐसे हो गया है, एक बार आ जाओ। ही केम एंड अगेन उनका डिनायल, नहीं फ्रैक्चर नहीं हुआ है, पहले एक्स-रे लेंगे। उस टाइम पे मेरा नी फूल के एकदम टमाटर, टमाटर तो छोटा वर्ड है, बैलून बन गया था। और जो जहाँ जिस हॉस्पिटल में मैं काम करती हूँ, वहाँ पे एक ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हैं। मैंने उनको कॉल किया, उनके घर का मुहूर्त था। ही वाज़ बिज़ी विद दैट, मतलब उस दिन नहीं था बट आने वाला था। तो ही वाज़ लाइक अच्छा ऐसे हो गया, ओके, ओके, आई विल कम ऑन अर्जेंट बेसिस। एनी हाउ आई मैनेज्ड टिल देन, मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर पेन था, हो गया, सब चीज़ें हो गई। उसकी बॉटम लाइन संगत जी ये है कि जो मेरे नी का नीचे की हड्डी थी, वो टूट के एक पीस, क्योंकि उन लोगों ने वहाँ पे, अब ऑब्वियसली मैं गिरी हूँ तो मैं इतना उसमें नहीं थी कि मैं उनको मना करूँ कि हाँ, मेरा पैर मत हिलाओ ज़्यादा। उन्होंने हिला दिया था या जिस भी रीज़न से मुझे नहीं पता। जब एमआरआई और सीटी स्कैन हुआ तो पता चला कि वो जो एक पीस है पूरा हड्डी का, वो टूट के नी के पीछे आ गया। मतलब नी के पीछे छुप गया जाके, मतलब थोड़ा-सा दिख रहा था, बट सिंस एमआरआई, सीटी स्कैन में बहुत क्लियर चीज़ें आ जाती हैं। और अब संगत जी, अगर मैं मेडिकल टर्म्स में बात करूँ फिर से, तो विदाउट सर्जरी इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। और कोई आप सब सब डॉक्टर्स के पास जाते हैं, सबका कभी ना कभी जाना ही होता है। कोई डॉक्टर कभी किसी से ना सजेशन नहीं माँगता है कि हाँ, आप बताओ क्या करना है। ठीक है, हम लोग भी हैं उस फील्ड में, हम उनके साथ काम करते हैं, सारी चीज़ें ठीक है। बट ऑर्थोपेडिक सर्जन अपना एक खुद का डिसीज़न लेता है। हम 5 लोग बैठे थे, 1-2 बंदे फ़ोन पे थे, मैं, मेरे अंकल और वो डॉक्टर। हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे आधा पौना घंटे तक कि हम ये सर्जरी करें कि नहीं करें। तो वो जो थे, उन्होंने 1-2 फ़ोन पे भी एडवाइस ली। हमने ये सोचा कि हम 4-5 दिन इसको मॉनिटर करेंगे, कि अगर तो ये ठीक हो जाता है, तो ठीक है, अदरवाइज़ आफ्टर 5 डेज़ इट इज़ नॉट अ डिले, वी विल गो फॉर सर्जरी। एंड अगेन मेरा तो फिर वो गुरुजी से शुरू हो गया कि गुरुजी देखो क्या करना है, सर्जरी होनी है तो करा दो, नहीं होनी तो लटकाओ मत। एंड 5 दिन में ठीक है, वो थोड़ा मूवमेंट भी संगत जी पता होता है, बीइंग इनटू सेम प्रोफेशन, कि आपको कैसे पाँव रखना है, कैसे नहीं रखना है। 5 दिन में जब दोबारा एक्स-रे लिया, तो वो जो हड्डी ने अपनी स्पेस छोड़ी थी, वो एग्ज़ैक्ट आके अपनी स्पेस पे बैठ गई। ऐसा लगा कि किसी ने उसको उठा के वहाँ से धक्का दिया हो और वो वहाँ पे जाके फिट हो गई हो। तो ये जो सत्संग हुआ, मतलब डॉक्टर्स के लिए, अगर डॉक्टर्स की टर्म्स में बात करें, तो ये मेरे मतलब आउट ऑफ द साइंस की बात हो जाती है। बट सिंस जहाँ साइंस खत्म होती है, वहाँ गुरुजी शुरू होते हैं, तो गुरुजी के लिए तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि इम्पॉसिबल हो या इम्पॉसिबल हम उसके लिए वर्ड यूज़ करें। तो गुरुजी ने वहाँ पे भी अ, अपनी मेहर दिखाई। 3 वीक्स बेड रेस्ट पे थी मैं, बट सिंस एनी हाउ गुरुजी ने सर्जरी से काफ़ी चीज़ों से जो है वो फटाफट बाहर निकाला। अब एक चीज़ यहाँ पे मैं और मेंशन करना चाहूँगी संगत जी। सॉरी। जब मेरे अंकल वापस गए वहाँ पे, सिंस अपने गलती नहीं था और इतनी लग गई, तो वो गुस्से में थे कि मैं देखता हूँ सीसीटीवी तो होगा, वी विल कंप्लेंट ओवर देयर, एफआईआर कराते हैं। और जब उन्होंने उस गार्ड की बात सुनी, तो हम लोग पीछे हो गए। उस गार्ड ने मेरे अंकल को बोला कि आपकी वाइफ का 10 भी नहीं बजे थे उस टाइम पे, मुझे याद है अच्छे से। आपकी वाइफ का ये 11वाँ एक्सीडेंट था, 11th एक्सीडेंट था जो सेम स्पॉट पे हुआ है, और उसके बाद किसी का एक्सीडेंट हुआ नहीं। तो संगत जी, गुरुजी ये बात कहते हैं कि कितने लोगों को, मतलब एक संगत को बचाने के लिए उनको कितने लोगों को तारना होता है। तो वो बात गुरुजी ने एक नहीं कई बार प्रूव करी है। बहुत सारे ऐसे सत्संग हैं गुरुजी के जहाँ पे गुरुजी ने बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक ये चीज़ें प्रूव करी हैं। नहीं तो एक स्पॉट पे, मतलब बैंगलोर इतना बड़ा शहर है, उसमें एक ही रोड पे, उसी बैंक के सामने ही एक स्पॉट पे 11th एक्सीडेंट, मतलब ये कोई यूजुअल सी बात नहीं है। तो शुक्राना है गुरुजी का, हर चीज़ का शुक्राना है, हर पल का शुक्राना है, हर साँस का शुक्राना है, और सबसे बड़ा शुक्राना है कि गुरुजी अपने से जोड़े रखें और अपनी सेवा में रखें। आंटी जी, आई थिंक मैं टाइम एक्सीड कर गई हूँ। श्वेता आंटी?
जय गुरु जी आंटी, नहीं आप टाइम एक्सीड नहीं कर रहे हो। आप अगर और कुछ अभी शेयर करना चाहते हो तो प्लीज गो अहेड। जय गुरु जी आंटी, कैन यू हियर मी? जय गुरु जी आंटी। आंटी, आई कैन हियर यू। हाँ जी, यू हैवंट एक्सीडेड द टाइम। आई डोंट गिव एनी टाइम लिमिट, आपको पता होगा, मैंने बोला था। अच्छा। नहीं, आपके 1 आवर हो गया था ना, तो इसके लिए। हाँ जी, नहीं, नहीं, यू कैन कंटिन्यू शेयरिंग। जय गुरु ओके जी। आंटी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं 1-2 सत्संग और शेयर करना चाहूँगी, उसके जैसे गुरु जी की आज्ञा है। उसके बाद फिर कभी नेक्स्ट टाइम जब गुरु जी की आज्ञा हुई या गुरु जी ने मौका दिया तब करेंगे। अभी मैं एक नवंबर का लास्ट ईयर का एक सत्संग शेयर करना चाहूँगी संगत जी। अ, अ, नवंबर या नहीं, सॉरी, सितंबर का। हम लोग अगस्त एंड या सितंबर स्टार्टिंग का था। तो हम लोग एक छोटे से ट्रिप पे गए थे। कर्नाटका में एक जगह है चिकमंगलूर करके। तो अ, अब गुरुजी का एक छोटा दरबार है मेरे पास, मिनी दरबार है। वो एनी टाइम जब भी हम लोग कहीं भी जाते हैं, गुरुजी का दरबार साथ में ही होता है। और गुरुजी का दरबार हो ना हो, गुरुजी एनी टाइम साथ में ही होते हैं। तो हम लोग थे वहाँ पे चिकमंगलूर में, और वो एक मतलब हम दोनों थोड़ा-सा नेचर लवर्स हैं। और हम लोगों को लगता है कि थोड़ा दुनिया की दौड़-भाग में तो हम रहते ही हैं, थोड़ा बाहर। तो जहाँ हम स्टे कर रहे थे, वहाँ जंगल के अंदर सिर्फ 2 कॉटेजेस थे। और ओनर रहते थे वहीं पे ही, प्रॉपर्टी ओनर, बट वो थोड़ा आगे थे, मतलब 200-300 मीटर्स आगे उनकी पूरी कोठी बनी हुई थी। जंगल के अंदर ही थी वो भी। सिंस हमारे लिए वो जगह एरिया नया था, एंड इट वाज़ ओपन, मतलब हर जगह से ओपन था, पहाड़ थे, हर जगह से ओपन था। अ, गाड़ी नीचे पार्क थी। हम लोग कैंप फायर में थे, मतलब एक वहाँ पे एक गार्ड मतलब एक केयर टेकर काइंड ऑफ होता था। वो 7-7:30 चले जाते थे, और वैसे भी वो गणेशा फेस्टिवल काफ़ी, मतलब कर्नाटका में काफ़ी लोग मानते हैं उसको। तो वो उस टाइम पे चल रहा था, तो ही हैज़ टू लीव अर्ली। तो वो कैंप फायर ऑन करके और लकड़ियाँ हमें देके और चला जाता था। कॉटेज जो सेकंड कॉटेज था, उसमें पहले दिन एक फैमिली थी। वो लोग चले गए, मतलब मेरे ख्याल 11-12 बजे के करीब दे लेफ्ट एंड दे स्लेप्ट। मैं और मेरे अंकल थे, और पूरा जंगल, मतलब आस-पास आप जहाँ भी देखो, आपको कोई इंसान का एक्सेस नहीं है वहाँ पे दूर-दूर तक। और अगर हमें इंसान का एक्सेस चाहिए तो हमें कुछ 5-7 किलोमीटर नीचे जाना पड़ता था, और वो भी ऑफ रोडिंग पूरा। तो हुआ ये कि हम लोग कैंप फायर में बैठे थे, और ऑल ऑफ अ सडन रात को 2 सवा 2 बजे की बात है ये, लाइट चली गई। अब वो जो थोड़ा बहुत आस-पास मतलब उसी जो भी कॉटेजेस की लाइट जल रही थी, वो भी बंद हो गई। कंप्लीट ब्लैंक, सिर्फ कैंप फायर है। एक साथ में एक स्पीकर पड़ा है, उसपे गाने चल रहे हैं, और मैं और मेरे अंकल हैं। और मैं थोड़ा-सा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ से डरती हूँ, मतलब मुझे डर लगता है भूतों से, और होते भी हैं वो, ऐसा नहीं है कि वो होते नहीं हैं। मैं अंकल को बोल रही हूँ कि यार डर लग रहा है, तो अंधेरा हो गया एकदम, और वो अमावस के आसपास का टाइम था, चौथा दिन था अमावस के 4th डे। ऐसा भी नहीं था कि मतलब चाँद हो कि थोड़ी रोशनी हो, और बादल छाए हुए थे हर जगह, मतलब बादल तो नहीं थे, मतलब मौसम क्लियर था, बारिश-वारिश नहीं थी, बट अंधेरा था पूरा। और मेरे अंकल को ये डर लग रहा था कि सिंस हम जंगल में हैं, कोई जंगली जानवर भी आ सकता है। तो दोनों के अपने-अपने अलग-अलग डर थे। मेरे अंकल ने एक ही बात बोली, "डोंट वरी, गुरुजी हैं।" मैंने कहा, "हाँ, गुरुजी हैं।" तो मेरा बोला कि गुरुजी, आप हो तो सही, वो तो पता है, बट अपनी प्रेज़ेंस शो करो। मैंने शायद ये बोल के ख़त्म ही किया होगा। संगत जी, जहाँ पे पूरे आसमान में आप दूर-दूर तक अंधेरा ही अंधेरा है, आपको एक रोशनी की किरण नहीं दिख रही है, ये लाइन ख़त्म करी है, और इतनी तेज़ बिजली चमकी, पूरे आसमान में ऐसा लगा किसी ने 1 या 2 मिनट के लिए लाइट ऑन कर दी। एंड हमारे रोंगटे खड़े हो गए कि उफ़! बोल तो देते हैं, गुरुजी को प्रूव भी करना पड़ जाता है, उसके बाद हालत हालत हमारी ही खराब हो जाती है। उसके बाद वी वाइंड इट अप, मतलब ठीक है, वो सब चल रहा था, एंड हम लोग चले गए सोने के लिए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग, अ, वो मेरा सेकंड ट्रिप था चिकमंगलूर का ही, बट
सिंस थोड़ा-सा अभी आप आए हो बाहर तो आप थोड़ा तो साइट सर्फिंग करोगे ही, वो वाली बात थी। तो हम लोग साइट सर्फिंग के लिए निकल रहे थे और मेरे अंकल ऊपर थे, सिंस वो पहाड़ी एरिया है, तो मैं नीचे चली गई थी कार के पास। सॉरी, जय गुरु जी। मैं देखती हूँ कि कार ना मतलब फ्रंट से नीचे है और बैक से ऊपर है सिंस वो पहाड़ पे खड़ी थी और ड्राइविंग सीट पे कोई बैठा है। हुँ, मुझे लगा कि मेरी शायद नींद नहीं पूरी हुई है, मैं नशे में हूँ नींद के, क्योंकि मुझे नींद थोड़ा चाहिए होता है, नहीं तो मैं नशे में आ जाती हूँ नींद के। तो मैं थोड़ा-सा अपनी आँखें रब करी, मैंने कहा नहीं, 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 नहीं मेरा वहम है। मैं थोड़ा और पास गई। फिर मैंने कहा नहीं, नहीं मुझे तो कोई दिख ही रहा है, सच में दिख रहा है, मतलब नींद में हूँ या नहीं हूँ पता नहीं बट दिख रहा है कोई तो। एंड इट वाज़ जैसे मैं पास जाती गई, बहुत क्लियर हो गया कि गुरुजी बैठे स्माइल कर रहे हैं, कि प्रेज़ेंस चाहिए थी ना। मैं गुरुजी को हाथ जोड़े मैंने कहा गुरुजी अब डराओ मत, प्रेज़ेंस दिख गई आपकी। तो गुरुजी ऐसी-ऐसी सिचुएशन से संगत जी निकाल देते हैं, जो प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, वो पॉसिबल नहीं होती हैं। मैं एक और अपने ट्रिप की शेयर करना चाहूँगी। हम लोग ऊटी से बैंगलोर वापस आ रहे थे। जिन लोगों को आइडिया होगा बैंगलोर में जब रेड अलर्ट होता है, तो मतलब इट्स लाइक एक्सटेंसिव बारिश होती है, रुकती नहीं है एक आधे मिनट के लिए भी। हमें नहीं पता था सिंस हम लोग 3-4 दिन से आउट ऑफ टाउन थे, कि बैंगलोर में रेड अलर्ट है। और हाँ, डेफ़िनेटली जब हम लोग वापस आ रहे थे तो हमको बहुत दूर से ही बारिश मिलनी शुरू हो गई थी। मतलब वो कंटीन्यूअस बारिश हो ही रही थी। वो 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकी। तो हमें लगा ठीक है, बैंगलोर के लिए मतलब ये कोई नई बात नहीं है, होता है, इट्स यूजुअल। तो जब तक हम बैंगलोर आए, हमें जब बैंगलोर आना होता है ऊटी से तो इट्स लाइक मैसूर बैंगलोर रोड पे उस टाइम पे अभी तो हाईवे बन गया है, उन्होंने ओपन भी कर दिया है। ये लास्ट ईयर की बात है, उस टाइम तक हाईवे ओपन नहीं हुआ था, अंडर कंस्ट्रक्शन था और कुछ थोड़े बहुत गड्ढे-वड्ढे भी खुदे हुए थे सिंस हाईवे बन रहा था। इतनी इतनी बारिश थी संगत जी, कुछ 100 किलोमीटर से लेकर बैंगलोर तक। इतनी बारिश थी कि अगर हम 4 लोग हम तो 2 ही लोग थे, अगर हम 4 लोग भी गाड़ी में बैठ के देख रहे हैं ना, तो विजिबिलिटी वाज़ टोटल ज़ीरो, कंप्लीट ज़ीरो। मतलब वाइपर चल रहे हैं पागलों की तरह, सब अंदाज़े से गाड़ी चला रहे हैं और मैं मतलब यूजुअली मैं ड्राइव करती हूँ बट मैं उस टाइम पे कंडक्टर सीट पे थी और मेरे अंकल ड्राइव कर रहे थे और मैं सीट बहुत ज़्यादा आगे करके एक व्यू लेने की कोशिश कर रही थी कि हाँ, अगर कुछ ब्रेकर आए या आगे कुछ हो, आगे व्हीकल भी हो, क्योंकि वो व्हीकल भी नहीं दिख रहे थे। आप सोच सकते हो कि मतलब कितने इमेंस लेवल पे वो बारिश थी। तो मैं उनको हेल्प कर रही थी कि हाँ, ऐसे-ऐसे मतलब दिखाती जाऊँ, साथ-साथ बताती जाऊँ। थोड़ा ड्राइविंग करने वाले को कॉन्फिडेंस आ जाता है जब इतनी खराब टेरिबल सिचुएशन हो। अब जैसे-जैसे हम बैंगलोर पहुँचते जा रहे थे, वो और ज़्यादा सिचुएशन खराब ही होती जा रही थी, क्योंकि कुछ नहीं दिख रहा था, हाईवे है बस और हमें सिर्फ़ एक ही चीज़ दिख रही थी, बड़ी से बड़ी एसयूवीज़, बड़ी से बड़ी बीएमडब्ल्यू, ऑडी सिर्फ़ बंद पड़ी दिख रही थी और वो अंदर से हालत ख़राब कर रही थी कि अगर इस सिचुएशन में आप बारिश में फँस जाओ, तो आप करो क्या? क्योंकि ये ऐसी सिचुएशन है कि हेल्प भी नहीं पहुँच सकती आप तक। तो अगेन हमारे सेवियर तो एनी टाइम गुरुजी ही रहते हैं। तो गुरुजी को मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी क्या करें? एक मूवमेंट आया जब हम लोग मेन रोड से सर्विस रोड पे जा रहे थे क्योंकि वो ऑब्वियसली अंडर कंस्ट्रक्शन थी तो वो आगे का रास्ता बंद था। तो हमें लेफ्ट लेना था और जो हमारे आगे गाड़ी थी, वो जैसे ही लेफ्ट लिया वो गड्ढे में गिरी और वो बंद। अब उसके बाद जितने भी गाड़ियाँ पीछे थी या जितने भी टू व्हीलर्स पीछे थे, किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो एरिया क्रॉस करे। क्योंकि पानी इतना है कि कुछ दिख नहीं रहा है। बारिश इतनी है कि आप नीचे उतर के कुछ चेक करने की सिचुएशन में हो नहीं। आप करो क्या? हमने गुरुजी का नाम लिया और गाड़ी चला दी। और गुरुजी ने वो गड्ढा था, जो भी था आज तक नहीं पता हमें वो क्या था, गुरुजी ने वो क्रॉस करा दिया। और उसके बाद हमें नहीं पता कहाँ से सर्विस लेन पे यूजुअली बसेस मेन लेन पे चलती हैं। उतना रास्ता वो छोड़ते हैं कि बस जो है वो मेन लेन से जाए और जो कार्स और टू व्हीलर्स है वो सर्विस लेन से जाएँ। हमें नहीं पता कहाँ से एक बस आई, उसने हमें पूरा वो सर्विस रोड एन रूट किया हमारे आगे-आगे चल के और उसके बाद वो लेफ्ट टर्न हो गई, जो कि बीएमटीसी की बस थी, उसका सीधा रास्ता बनता था। वो क्यों लेफ्ट टर्न हुई, हमें आज तक नहीं पता। उसके बाद भी हमने वही सीन देखा घर पहुँचते तक
कि गाड़ियाँ बंद पड़ी हैं, गाड़ियों में पानी घुस गया है, गाड़ियाँ रुकी पड़ी हैं और मतलब ठीक है एसयूवी है बट ठीक है, ऊँची है वो भी ठीक है, बट उससे भी बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ हमने बंद पड़ी रास्ते में देखी हैं। और एक मूवमेंट आया जब कुछ नहीं नज़ लिटरली कुछ ऐसे हो गया था कि गुरुजी हम दोनों ही अब ब्लैंक हो चुके हैं। मेरी लिटरली आईज़ पेन कर रही थी, क्योंकि हम इतना देख चुके थे कि और कुछ देखने की मतलब होता है ना कि अंदर से कि यार अभी बस हो गया, अभी थोड़ा पता नहीं कैसे पहुँचेंगे, क्या होगा? एंड वहाँ से ऐसा नहीं समझ आ रहा था कि निकलेंगे कैसे? वो जब मूवमेंट आया, तो गुरुजी को मैंने बोला गुरुजी क्या करें? गुरुजी ने मुझे एक ही चीज़ बोली, मंत्र जाप लगा 1 घंटे वाला और जब तक वो खत्म होगा, तू घर पे होगी। एंड एज़ गुरुजी सेड इट हैपेंड। मैं मंत्र जाप लगाया फटाफट अमेज़न पे प्राइम पे क्योंकि फ़ोन में बैटरीज़ भी जा रही थी, हर चीज़ हो रही थी। जो ऑडियो है उस पे लगाया और जब वो मंत्र जाप खत्म हुआ संगत जी, मैं अपने घर के मतलब जो लास्ट सिग्नल आता है हमारे घर से पहले, हम वहाँ पे थे। तो मतलब गुरुजी ऐसी-ऐसी सिचुएशन से निकालते हैं, उसके बाद नेक्स्ट डे हमने पढ़ा कि बैंगलोर में रेड अलर्ट था और नेक्स्ट डे ही हमने गाड़ियों का नंबर पढ़ा, जो उस रूट पे बंद हुई हैं और उनको सुबह तक कोई हेल्प नहीं मिली है, क्योंकि एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव बारिश थी। तो गुरुजी कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड मतलब जो आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ें होती हैं, वो भी गुरुजी पॉसिबल हमें करके दिखाते हैं। अभी एक ऐसा ही एक बहुत रीसेंट सत्संग हुआ था मेरे साथ, फ़रवरी में हमारे साथ। हम लोग कार पे ही कहीं जा रहे थे और मैं ड्राइव कर रही थी उस टाइम पे। हम लोग एक हाईवे पे थे मतलब उस पे फ्लाईओवर पे थे। फ्लाईओवर बस पता नहीं कैसे चल रही थी। एनी हाउ मैंने उनको ओवरटेक करने की कोशिश करी और मैं अपनी स्पीड पे थी बट बस वाले ने अचानक अपनी स्पीड बढ़ा दी और फ्लाईओवर पे जब आप नीचे उतर रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी स्पीड बढ़ जाती है और उसने मुझे टक्कर मारी मतलब स्पीड नहीं बढ़ाई, टक्कर मार दी। अब आधी से ज़्यादा गाड़ी निकल चुकी है और टक्कर लगी और अब उस सिचुएशन में संगत जी जब आप जो लोग ड्राइव करते हैं उनको पता होगा फ्लाईओवर पे वो सिचुएशन इतनी ईज़ी नहीं होती है। बस का फ़ोर्स बहुत ज़्यादा होता है, गाड़ी पलट के आर-पार भी हो सकती है और जो चला रहा है वो घबरा के ब्रेक भी लगा सकता है और कुछ भी हो सकता है। बट गुरुजी ने गाड़ी सँभाले रही, गुरुजी ने स्पीड भी बढ़ा दी, गुरुजी ने स्टीयरिंग भी पूरा कंट्रोल में रखा और गुरुजी ने पैनिक भी नहीं होने दिया और गाड़ी निकल गई। ठीक है, जो हुआ वो बाद में हुआ, जो भी टक्कर मारी थी वो बाद में हमने रूल आउट किया, बाद में ठीक कराया। उसी दिन अ, जो ये मैंने जैसे अभी मेंशन किया बैंगलोर-मैसूर फ्लाईओवर को इनॉग्रेशन हो चुका था, मतलब उससे पहले हो चुका था। तो एक मंडिया करके जगह है, जो मैसूर से पहले आती है और वहाँ पे गाँव वालों ने जाम लगा रखा था। ऑब्वियसली हमें नहीं पता था, हम तो अपना फ्लाईओवर लेके जा रहे थे। जाम में उन्होंने हमें बोला कि आप सर्विस रोड ले लो, ये मेन लेन तो जाम है। हमें ये नहीं बताया था किसी ने कि वो कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उन्होंने वहाँ पे जाम लगा रखा है। उस चक्कर में जाम लगा रखा है। हम लोगों ने जैसे ही जो है वो अपना सर्विस लेन लेके हम लोग पुराने रास्ते से जाने लगे, तो वहाँ पे एक सिविल ड्रेस में एक पुलिस वाली थी। उन्होंने बोला कि मैडम अगर आप आगे गए तो आप 2-3 घंटे नहीं खुलने वाला है ये। आप आगे मत जाओ, आप यू टर्न लेके अंदर से निकल जाओ क्योंकि ऑब्वियसली कहीं भी पहुँचने के 2-3 रास्ते होते हैं। अ, हमने कहा ठीक है। संगत जी बाय द टाइम क्योंकि इतना रश हो गया था वहाँ पे, इतनी कार्स आके खड़ी हो गई थी। हमने क्योंकि फ्लाईओवर के नीचे जो एक यू टर्न के लिए वो एक जगह बनाते हैं, हम वहीं आस-पास ही थे। हम लोगों ने जैसे ही यू टर्न लेना शुरू किया मतलब लिया और हम दूसरी रोड पे पहुँचे, वहाँ पे हमारे आगे जो बाइक थी, हमारे आगे जो ऑटो था, हमारे आगे जो कार थी, उनकी लिटरली गाँव वालों ने पकड़ के एक-एक बंदे की 10-10 लोगों ने पिटाई करी। हमारे आगे ये सीन चल रहा है, हमारी कार के पीछे ये सीन चल रहा है, हमारी कार के साइड्स में ये सीन चल रहा है और हम बीच में बैठे हैं दुबक के, करें क्या? अभी उनके हाथ में डंडे हैं, उनके हाथ में पत्थर हैं। गुरुजी को बोला, "गुरुजी कुछ भी करो, सेफ रखो" क्योंकि पहले ही गाड़ी को लग चुकी है और सेकंड सिचुएशन ये है कि हमारे साथ 2 लोग और थे और सब पैनिक हो गए। हमें बोला, "गुरुजी हैं, अपने आप देखेंगे।" हम लोगों ने उनको बोला, "हम कुछ नहीं कर रहे, हम यहीं खड़े हैं, आप करो जो आपको करना है।"
हम लोग जो फ्लाईओवर ऊपर रोड जा रहा है उसके नीचे खड़े हो गए छाया में। सिंस फ़रवरी में बैंगलोर इज़ फुल हॉट, अभी भी तक भी हॉट ही है। तो हम लोग अपना खड़े हो गए और संगत जी जो लोग थोड़ा भी साउथ इंडिया मतलब जानते हैं, मंडिया का ऐसा एरिया है जहाँ पे हिंदी इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वहाँ पे वो लोग बहुत स्पेसिफिकली कन्नड़ा ही बोलते हैं। मुझे कन्नड़ा आती है, मैंने अपने अंकल को क्लियर बोला कि कन्नड़ा मत मतलब हिंदी मत बोलना, प्लीज़। अदरवाइज़ कुछ भी हो सकता है, चुप हो जाओ एंड यू विल नॉट कम्युनिकेट, ईदर आई विल कम्युनिकेट और वन ऑफ द पर्सन मतलब जो 2 लोग और थे उसमें से एक अंकल को और आती थी और ही विल कम्युनिकेट। तो हमने कुछ कम्युनिकेशन नहीं किया, हम बस गुरुजी को प्रे करते रहे, गुरुजी का जाप करते रहे, गुरुजी का मंत्र जाप करते रहे। संगत जी ये बहुत अनयूजुअल है, मंडिया एरिया जो लोग जानते हैं, जो थोड़ा भी साउथ इंडिया को जानते हैं, बैंगलोर में हिंदी इज़ ओके, बट आस-पास उतना इज़ नो नॉट ओके। एक बंदा आता है व्हाइट कपड़ों में, लंबा-सा और वो मेरे अंकल को हिंदी में बोलता है कि गाड़ी घुमाओ और कुछ एक जगह का उसने नाम बोला केएम डोडी, वो गूगल पे डालो और भगा लो। और संगत जी हमारी ही वो कार थी या गुरुजी की ही वो कार थी ऐसा कह लो, वही सही राइट वर्ड है। जो बिल्कुल जहाँ पे हम पहले जा रहे थे और जिसी स्पॉट पे हमारे सामने पहले वो लोगों को पीट रहे थे आधा पौना घंटा पहले, उसी स्पॉट से हमको निकलना है और वो गुरुजी की ही कार थी जो बिल्कुल पास में खड़ी थी। हम लोगों ने फटाफट यू टर्न मारा और हम लोग निकले और हमारे पीछे मुझे याद है अभी भी एक आधी कार आई हो तो आई हो, अदरवाइज़ कोई कार आई नहीं। और मोस्ट अनयूजुअल कोई हिंदी में आके मंडिया में ये बात बोल रहा है कि गाड़ी घुमाओ, केएम डोडी डालो और निकल लो। और उसके बाद हमने 1-2 ड्राइवर्स को कन्फर्म किया, सिंस वो रास्ता हमने कभी लिया नहीं था, तो हमें नहीं पता था कि वो कहाँ पहुँचाएगा। हमने 1-2 ड्राइवर्स को कन्फर्म किया, उनके ये वर्डिंग्स थे कि जिसने भी बताया है ना, सही बताया है। तो संगत जी अगर हम गुरुजी को लेके चलें, तो हर पल में सत्संग है और हर पल में शुकराना है। गुरुजी ऐसी-ऐसी चीज़ों से ऐसे लगा उस दिन कि गुरुजी ने बस पलकों पे उठाया और यूँ करके हमें कार समेत नीचे रख दिया कि अब तुम निकलो यहाँ से। और नेक्स्ट डे और उसके बाद 2-3 दिन तक वो न्यूज़ वायरल रही और हमने पढ़ा कि लोग वहाँ पे शाम तक खड़े रहे, बहुत परेशान हुए और मारा-पीटी तो ख़ैर मैंने आपको बता ही दिया कि हमारे सामने भी हुई और काफ़ी ऐसे सत्संग हैं संगत जी जो हर चीज़ से रिलेटेड है लाइफ़ के हर एंगल से, हर मतलब जो भी मैं जहाँ भी जा सकूँ, वहाँ से रिलेटेड हैं। कभी गुरुजी ने फिर मौका दिया, तो मैं फिर बहुत सारे सत्संग हैं लाइफ़ में शेयर करने के लिए, बहुत सारे सत्संग फिर से गुरुजी की आज्ञा से शेयर करेंगे। शुकराना गुरुजी ये मौका देने के लिए और सत्संग शेयर करना भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है संगत जी और सत्संग शेयर सुनना भी एक बड़ी ब्लेसिंग है और गुरुजी का वडियाई गुरुजी खुद कराते हैं। हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं है किसी भी तरीके की कि हम गुरुजी की वडियाई कर सकें। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। एक चीज़ संगत जी मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, जो गुरुजी बोलते हैं कि मुट्ठी भर संगत बनना है या भीड़ बनना है, वो तुम्हारी खुद की चॉइस है, वो तुम्हारी खुद की जर्नी है। जय गुरुजी, शुकराना गुरु।